तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। जीएस की क्लास है और जीएस में आज फिर से हम साइंस में आपसे बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, हमेशा की तरह मैंने बोर्ड जो है पूरी तरह से फिल कर रखा है और ये एक क्रैश कोर्स क्लास है। क्रैश कोर्स क्लास का मतलब ये है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप इसको रिवीजन क्लास के रूप में ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं या कन्फ्यूजिंग होती हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, डीएनए की इकाई क्या है, आनुवंशिकी की इकाई क्या है, आनुवंशिकी का निर्धारक कौन है और आनुवंशिकी का वाहक कौन है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए जो कायिक गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र क्या है, कैसे दोनों में निषेचन होता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। उसी तरह से जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें कि सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का तत्व और सबसे कठोर तत्व। सबसे कठोर तत्व कौन सा है इस समय? ग्राफीन ना। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। उसी तरह से CO2 पहले कितनी थी, अब कितनी है, ये वायुमंडल में कितनी है, ये समुद्र में कितनी है और ये पानी में कितनी है ना। और आपको पता है समुद्र में सबसे ज़्यादा लवण सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन एक्चुअली कितना होता है समुद्र में? जो कुल ठोस पदार्थ हैं उसका कितने परसेंट नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड है ना? 75%। ठीक है ना। तो इसी तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ होती क्या? जीन में गड़बड़ी से जेनेटिक डिजीज़ हो जाती है। तो क्या है वर्णांतता, क्या है क्लीफिंटर सिंड्रोम? बहुत सी स्त्रियां जिनका कद छोटा रह जाता है, बांझपन हो जाता है। बहुत से पुरुष जो नपुंसक हो जाते हैं, क्या है इनकी वजह? ये सारे के सारे जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा सड़े अंडे की गंध किस गैस से आती है? तो सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस से आती है? इसके अलावा पोटेशियम साइनाइड जो है वो जहर है, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है ये बताएंगे। उसी में नाइट्रोलियम क्या है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो एलॉय क्या होते हैं? एलॉय क्या होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? तो तांबा और टीन मिला के क्या बनता है? तो साहब टीवी, पाइप, नायलॉन जो होते हैं ये किस पॉलीमर के होते हैं? पॉलीमर क्या है? इनर्ट गैसेज या अक्रिय गैसें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ये 300 से 350 के आसपास क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे हुए हैं और आप मेरी गप को यानी कि मेरे डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे तो इसी में 500-600 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन ले आइए और शुरू हो जाइए। चलिए फिर आगे चलें। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी से। तो सबसे हल्का जो एलिमेंट या सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। और ये हर अम्ल की जान है, कहते हैं ना हर निर्माण की जान। कौन सा सीमेंट? बांगर सीमेंट है ना। बांगुर के बांगर, कौन सा? बांगुर के बांगर जो भी है, आप तो सीमेंट बेचते हैं ना। ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और हर अम्ल में, हर एसिड में मिलेगा। जितने भी एसिड हैं हर अम्ल में ज़रूर आपको मिलेगा हाइड्रोजन। और कल बताया था ना पीएच में क्या मापते हैं हम? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सूरज में या सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या है? हीलियम और दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन। उसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है? यूनिवर्स, कायनात। हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कायनात में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। इसका एक मैंने फार्मूला ही बनाया है, नोआक, अभी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, सागर में सबसे ज़्यादा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सागर में जो कुल ठोस होते हैं ना, कुल ठोस पदार्थों का 75% जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। एक लिथियम आयन बैटरी जानते हो ना मोबाइल में, और जो आपके नए इलेक्ट्रिक वाहन जो आ रहे हैं उनमें कौन सी बैटरी आ रही है? लिथियम आयन बैटरी है ना। सबसे कठोर तत्व या सबसे कठोर धातु कौन सी है? ग्राफीन। ये इस समय जो ज्ञात एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे लचीली और सबसे कठोर भी है ग्राफीन। ठीक है। खैर मैं गलत बोल गया। सबसे कठोर धातु जो है ग्राफीन है। ये भी काफ़ी लचीली है, लेकिन इस समय प्रकृति में सबसे लचीली धातु जो है वो सोना है। लेकिन सोने से ज़्यादा लचीली जो है वो ग्राफीन है। सोने से भी ज़्यादा लचीली ग्राफीन है। आम धातुएं जिनके हम संपर्क में रहते हैं उनमें सबसे लचीली है सोना और दूसरे नंबर पर चांदी। जरा से सोने से आप 2-3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है। सुचालक आप समझते हैं जो जल्दी गर्म होते हैं या जिनमें जल्दी से करंट फैल जाता है, उन्हीं को हम सुचालक कहते हैं। और कुचालक जो गर्मी से गर्म नहीं होते उनमें करंट नहीं फैलता। जैसे लकड़ी कुचालक है ना,
गीली लकड़ी भी कुचालक होगी क्या? है ना, हाँ, वो गीली लकड़ी कुचालक नहीं, ध्यान रखना। भूसा समझते ना, भूसा है लकड़ी का, बुरादा है, प्लास्टिक है। अच्छा, कागज़ कुचालक है कि सुचालक है? कागज़ कुचालक है, ध्यान रखना। कभी कॉपी रख के देख लेना अपनी, धूप में गर्म नहीं होगी। ऊपर का कवर जो होता है ना, जो उसमें तमाम अन्य मटेरियल मिले होते हैं, उसकी वजह से वो गर्म महसूस होगा, लेकिन कॉपी किताब आपके अंदर से देख लेना गर्म नहीं होंगे। खैर, तो कागज़ भी कुचालक है। अब सुचालक या गुड कंडक्टर, सुचालक या गुड, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है या सुचालक क्या है? चांदी। चांदी के बाद तांबा, ठीक है ना। कुचालक यानी कि जिनमें हीट और करंट नहीं ट्रांसमिट होता है, या जो गर्मी पाकर गर्म नहीं होते, या जिनमें करंट नहीं फैलता, उसे हम कहते हैं कुचालक या बैड कंडक्टर। अब्रक, लकड़ी, हीरा। हीरा भी कुचालक है सर। हीरा जो है करंट का और ऊष्मा का कुचालक है। अच्छा, अब एक साथ है क्रियाशील धातु। इसको आप समझें, पानी में रेत मिलाएंगे तो रेत घुलेगा उसमें, पानी में नहीं घुलेगा, अलग ही रहेगा, भले ही आपको वो खराब से दिखे लेकिन घुलेगा नहीं, है ना। अच्छा, पानी में नमक मिलाएंगे तो जल्दी घुलेगा कि चीनी घोलेंगे तो जल्दी घुलेगा, या स्प्रिट घोलेंगे तो जल्दी घुलेगा? स्प्रिट सबसे जल्दी घुलेगा ना पानी में, है ना। ज़रा सा स्प्रिट डालते हैं वो सारे पानी में घुल जाता है। अच्छा, स्प्रिट शराबी तो है, एथिल अल्कोहल तो है वो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का लगा है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, आपने स्प्रिट डाला एकदम से घुल गया पानी में, उसके थोड़ी देर में घुली चीनी, उससे ज़्यादा देर में घुली क्या, उस देर में घुला नमक, तेल उसमें नहीं घुलेगा। तो उसी तरह से क्या है, स्प्रिट और पानी की एकदम से आपस में क्रिया हो रही है, अभिक्रिया। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी कि वो धातु जो बहुत जल्दी से दूसरी धातुओं से मिल जाती है, मिल करके कोई नया एलिमेंट बना लेती है ना। तो सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम, उसके बाद के फॉर पोटेशियम और Na फॉर सोडियम, Na फॉर सोडियम, ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पर मैं बताता चलूँ, शायद मैंने आगे लिखा नहीं है, ये जो सोडियम है ना, ये पानी से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है। देखो सबसे क्रियाशील क्या है, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम धातुएं जो हैं वो पानी से भी तेज़ी से क्रिया करती हैं। अच्छा, सोडियम का आप टुकड़ा पानी में डाल दीजिए ना, तो फट 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 की साउंड आने लगेगी, आग जैसे लगा, जैसे आग से लग गई हो, बम ब्लास्ट हो गया हो। वजह क्या है कि सोडियम और पानी जब आपस में मिलते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इससे जल्द तेज़ी से हीट निकलती है, और सोडियम बहुत जल्दी से पानी के साथ रिएक्शन करती है। अब इस चीज़ से बचने के लिए सोडियम को जो रखा जाता है, किस में रखा जाता है? कैरोसिन में, शाबाश। अच्छा, सोडियम से एक सवाल आपका हो रहेगा कि जो पशुओं के जो स्पर्म होते हैं ना, वीर्य, पशुओं के जो स्पर्म या वीर्य होते हैं, उनको लैब में कहाँ पर सेफ रखा जाता है? सोडियम धातु में, ध्यान रखना। पशुओं का जो वीर्य या स्पर्म होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? सोडियम धातु में रखे जाते हैं। सवाल कई बार आया है। अच्छा, यहाँ खैर मैंने आगे लिखा है तो भटक नहीं रहा। सोडियम और मैग्नीशियम की जो चमक होती है किस धातु जैसी होती है? अभी लिखा है मैंने आपके बोर्ड पे, चांदी जैसी, है ना। सोडियम और मैग्नीशियम धातुओं में जो चमक होती है वो चांदी जैसी होती है। चलिए आगे चलें। सबसे ज़्यादा क्रियाशील मैंने आपको बताया ये हैं, सबसे कम क्रियाशील जो है सोना। अब देखो ना, सोने की चमक का राज ये है कि साहब सैकड़ों साल, हजारों साल रहेगा, लेकिन सोने की चमक खोएगी। कभी तो कहते हैं ना सोने जैसी चमक, तो एक तो खूब चमकदार होता है वो, उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती है। वजह यह है कि बहुत ही कम, लगभग अक्रियाशील धातु है। लगभग अक्रियाशील मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा मोटा रिएक्शन तो ये करती है, ऐसा नहीं है कि सोना कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे डिके होगा। डिके क्यों होगा? भाई जंग वंग लग रही है थोड़ी, लेकिन उस पर आसानी से जंग लगती नहीं है। क्यों? सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है, अन्य धातुओं से या द्रव से, लिक्विड से, अम्ल से या क्षार से जल्दी से ये रिएक्शन करती नहीं है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना, उसके बाद चांदी और फिर पारा। आप सोना और चांदी याद कर लें, पारे को भले याद ना करें, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। इसके अलावा आप ऊपर जो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह में नमी खूब है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, आगे लिखा है लेकिन मैं आपको यहीं बताता चलता हूँ। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में भूपर्पटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। ये जो ऊपरी परत है ना सर, ऊपरी परत यानी कि 10-20 किलोमीटर तक, कहीं 5 किलोमीटर गहरी तो कहीं 1 किलोमीटर गहरी। अच्छा, आप बताएंगे मुझे राबिया, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी की गहराई सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? किस जगह सबसे ज़्यादा होती है, किस जगह सबसे कम गहरी होती है? भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट? गहरी ना, पहाड़ों पर ये सबसे ज़्यादा गहरी होगी और महासागरों में, सागरों में ये सबसे कम गहरी होगी। या मोटाई, भूपर्पटी की मोटाई महासागरों में सबसे कम होगी और पर्वतों पर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। हो गया ऑक्सीजन गैस? नहीं सर, एक्चुअली नमी है ना,
नीचे नमी है, नमी का मतलब पानी, पानी का मतलब H2O, पानी का मतलब H2O, ठीक है ना। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस या सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है, तो वो है एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। और अगर वो पूछे कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद मिलने वाला सबसे बड़ा दूसरा तत्व कौन सा है, तो वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन का मतलब रेत। इसीलिए जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे हम अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओसियाल परत। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ OSIAL, ओसियाल परत, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ओके, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, नंबर 1 नाइट्रोजन 78%, नंबर 2 ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन। इसका मैंने फार्मूला ही बनाया है, आगे कहीं लिखा है, लेकिन अब मैं यहाँ बता रहा हूँ तो यहीं बताता चलूँ, NOACH, इसका फार्मूला मैंने बनाया नोवाक। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद A फॉर आर्गन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H फॉर हाइड्रोजन। अब अच्छा, आर्गन जो है ना वो अक्रिय गैस है, अभी आगे आएगा, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। तो हमारे नेचर में आर्गन ऐसी गैस है, अक्रिय गैस, जो सबसे ज़्यादा मिलती है। इनर्ट गैसेज में से आर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, हीलियम है, ये क्या कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो अक्रिय गैसें मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो आर्गन की है और सबसे कम मात्रा है रेडॉन की। अच्छा, मज़े की बात यह कि रेडॉन जो है वो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में मिलती ही नहीं है, रेडॉन गैस, ओके, समझ रहे ना। तो अभी मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था ना कि 250, 350 क्वेश्चन तो पूरे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप मेरी गप सुनेंगे, बक सुनेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ओके, चलें सर। तो आगे चलें, कहाँ थे भाई? हाँ, तो शरीर में हमारे सबसे ज़्यादा पानी है, उसके बाद ब्लड। हमारे भार का कितने % होता है सर ब्लड? हमारे भार का कितने % ब्लड होता है हमारे शरीर में? 7%। ये ब्लड का सेशन मैं आपको दूंगा अलग से, एक सेशन मैं ब्लड का दूंगा। तो ये KBC में सवाल आया था, हमारे शरीर के भार का ब्लड जो होता है हमारे में वो होता है 7% के लगभग। जैसे मान लीजिए मेरा वजन 60 किलो है, तो 6 7 42, 4.2 लीटर के आसपास मेरे अंदर खून होगा, ओके। तो दूसरे नंबर पर जो है ब्लड या खून है, तीसरे नंबर पर है कार्बन, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर कार्बन, ओके। आगे चलें भाई। अच्छा, फूड चेन में ये सवाल खूब आता है, फूड चेन में सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? DDT। ये DDT जो है ना एक कीटनाशी पाउडर है एक्चुअली, अब तो इस पर बैन लग गया। तो ये हम लोग फसलों पे छिड़कते थे DDT पाउडर, और यही सर वो पाउडर है वो जो किसी ज़माने में मच्छरों को मारने के लिए, मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जाता था, DDT पाउडर। अभी भी आ जाते हैं कभी कभी छिड़काव करने वाले, ठीक है ना। तो फूड चेन में सबसे जहरीला तत्व जो घुल गया है वो है DDT। प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलता है वो है क्वार्ट्स। कभी आप नदी किनारे जाइए और गीली रेत हाथ में उठाइए, तो उसमें जो चमकीले से सफ़ेद और सुनहरे संग के चांदी और सोने जैसी चमक के जो कण आपको दिखेंगे वही है क्वार्ट्स। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मिलने वाला खनिज है क्वार्ट्स, ठीक है। अच्छा, और अर्थ क्रस्ट ओशियाल मैंने आपको ये बता ही दिया। अब पृथ्वी के सबसे नीचे की जो परत है जिसे हम कहते हैं कोर या निफे परत, है ना, पृथ्वी के सबसे अंदर की परत, जैसे हमारे सबसे अंदर की परत हृदय, तो उसी तरह से पृथ्वी का हृदय या कोर पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग, ऐसे बनाते हैं ना, आप तो जगह भी नहीं छोड़ी मैंने, ऐसे करके ना, जैसे ये सतह है ऐसे करके चलते हैं ना, पहले क्या आया क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल, फिर निचली मेंटल, और फिर ये आ गया आपका कोर। तो कोर में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है? निकिल, और दूसरे नंबर पर आयरन। तो निकिल को लिखते हैं Na से, आयरन को लिखते हैं Fe से, तो इसीलिए उसको कहते हैं निफे परत, है ना। जैसे ये अर्थ क्रस्ट वाली थी ना ओसियाल परत, ओसियाल परत। और सर मेंटल में क्या मिलता है? मेंटल में क्या मिलता है? मेंटल कौन सी परत कहते हैं? कौन सी परत? किसी लड़की के नाम पे है वो, सीमा, वेरी गुड, मैंने पढ़ाया ना, हाँ थैंक यू। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा परत, ओके। आगे चलें। शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनता है? मूत्र। ध्यान रखना, शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है मूत्र, और दूसरे नंबर पर लार, ओके। और हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन, यानी कि हम कौन से पदार्थ को अपने शरीर से सबसे बाहर निकालते हैं? तो मूत्र को। ये सवाल खूब आता है, ठीक है ना, मूत्र को हम सबसे ज़्यादा बाहर निकालते हैं, और दूसरा नंबर पसीना। मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है अमन जी? अमन जी, मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाँ, यही तो है, क्वेश्चन ऐसे पूछो कि व्यक्ति को लगे कि यार नहीं यार ऐसा आंसर थोड़ी दूंगा। मूत्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है, और ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है अमन जी?
अब तो पानी बताएंगे ना भाई, पानी तो है ना सबसे ज़्यादा। हाँ, मूत्र में, ब्लड में, दूध में सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी है ना। ओके, एक गाना है, इसको पूरा करना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पूरा करो। हाँ, जिसमें मिला दो हो पानी, पानी रे पानी, अरे यार ऐसे गाया करो ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है मूत्र का, और दूसरे नंबर पर पसीने का। अब मूत्र की अभी बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से पढ़ाएंगे कि क्या अभी शुगर नील क्या होता है, और जिस जगह ज़्यादा लोग मूत्र विसर्जित करते हैं वहाँ कुछ होता क्यों नहीं है, वो बात की बात है। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन। ओके, अभी बताया था ना मैंने आपको। और सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम। ओके, अच्छा, ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, या लिक्विड के रूप में मिलती है, द्रव के रूप में मिलती है, द्रव धातु कौन सी, पारा। ऐसी अधातु नॉन मेटल, एक होती है धातु, एक होती है अधातु। ऐसी धातु जो द्रव के रूप में मिलती है वो है पारा, और ऐसी अधातु जो द्रव के रूप में मिलती है वो है ब्रोमीन। सीधा एक क्वेश्चन लिखा आता है कि इनमें से कौन सी अधातु है जो द्रव के रूप में मिलती है, ब्रोमीन, और कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में मिलती है, पारा। आयोडीन किस रूप में मिलती है, ठोस, है ना। आयोडीन किस कलर की होती है, उसी कलर की जिस कलर की मंगोलियाई नस्ल होती है, पीली, है ना। उसी कलर की जिस कलर की हमारे यहाँ ये स्टूडेंट होती जा रही है पढ़ते पढ़ते, पीली। अब तुम्हारा नाम थोड़ी ले रहे हम ठीक है, पीली होती है किसी ने कहा बीमार तो नहीं हो रही लड़की, किसी ने कहा ऐसा, पीली होती जा रही हो, देखो चेक कराओ मजे ले रहे हैं। आगे चलें, ठोस अवस्था में मिलती है आयोडीन। अरे मैं कहूँ होशियार कैसे हो गए, मैं तो लिख रखा है यहाँ पर। ओके, ग्रेफाइट, है ना। अक्सर बच्चे ना प्राइमरी क्लासेस में एक दूसरे की शिकायत लेके आते हैं ना कि सर इसने मेरे पेंसिल छेद दी, पेंसिल की नोक या नुक्की छेद दी। तो वो जो पेंसिल की नोक या नुक्की जो है ना वो ग्रेफाइट से बनी होती है। उसे कहते हैं पेंसिल का लेड किससे बना होता है, एक्चुअली ग्रेफाइट से। ओके, तो ग्रेफाइट जो है किधर गया, पेंसिल का लेड बनता है, इसी से लुब्रिकेंट समझते हो। अरे सिलाई करते हो, सिलाई मशीन देखिए, मम्मियाँ सिलाई मशीन में कोई तेल डालती हैं, है ना, तो वो किस लिए डालती हैं सिलाई मशीन का तेल, किस में, पुर्जों में ना। हाँ, पुर्जों में चिकनाहट बनी रहे, वो आपस में ज़्यादा टकराए ना, जिससे कि टूटे ना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेंट। इंजन के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर, उसके पुर्जों के अंदर जो हम लुब्रिकेंट डाल रहे हैं ना, वो इसलिए डाल रहे हैं कि उन दोनों के बीच में परत बने। सबने देखा हो ना, मिस्त्री आता है पंखे संभालने तो कहता है यार इसमें ग्रीसिंग कर दूँ क्या, आता है ना, है ना। बैरिंग या बायरिंग जो भी है, बैरिंग आवाज़ करने लगा, इसमें ग्रीस लगा दूँ क्या, देखा है ना, तो ग्रीस लगाता है ना, जहाँ बैरिंग घूम रहा है उसके चारों तरफ ग्रीस लगाया था, तो वही घर्षण कम कर देता। क्या कर देता, घर्षण कम कर देता, है ना। और जो चीज़ें, जो केमिकल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो चूरन के फॉर्म में, चूर्ण क्रिस्टल के फॉर्म में, घर्षण को कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुब्रिकेंट। हिंदी में क्या कहते हैं लुब्रिकेंट को, स्नेहक, स्नेहक नहीं, स्नेहक, ठीक है ना। और यहीं पर जो लिक्विड इंजन को ठंडा रखने के लिए डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कूलेंट। अब यहीं पर अनिल जी बताएंगे मुझे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। अरे रुक जाओ, आप बताओ, सच में ऑप्शन दूं, जरा सर पॉज करना इसको। तो खैर, लिक्विड सोडियम, सिंपल वाटर, हैवी वाटर, ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके, और जो हमारे मिस्त्री भाई होते हैं कूलेंट को पता क्या कहते हैं। मैंने नई गाड़ी खरीदी तो मिस्त्री साहब बोले यार इसमें कूलन पड़ेगा, कूलन ले आओ। हमें नहीं पता कूलन, हम गए अपने जो एक परिचित थे जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं उनके पास गए, हमने कहा भाई कूलन दे दो हमें। उनके समझ में नहीं आया कूलन। बोला अच्छा गाड़ी खरीद ली गुरुजी, मैंने हाँ। पहली बार खरीदी, मैंने हाँ। हंसने लगे मुझे देख के, बोले यार तुम भी कूलन कह रहे हो। मैंने कहा यार तुम हंस क्यों रहे हो। बोला तुम जाओ कूलन ले जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। फिर 6-7 महीने बाद पता चला अच्छा इंजन को ठंडा करने के लिए डालते हैं। फिर मैंने कहा अरे यार कूलन नहीं, कूलेंट, ठीक है ना। क्या है, इसीलिए वो जो हमारे परिचित थे हंसे गए, पढ़े लिखे लोग भी कूलन कह रहे हैं। हमारे मैकेनिक भाइयों की भाषा में कूलेंट को हम क्या कहते हैं, कूलन, है ना। ओके चलें, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, कूलेंट होता है। कहाँ थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ। तो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, स्नेहक के रूप में।
और ये जो सेल होते हैं ना वो बड़े बड़े वाले सेल, रेडियो टॉर्च के, बड़ी वाली टॉर्च के, अब तो धीरे धीरे वो ख़त्म ही होते जा रहे हैं। कोई रेडियो चलाना बंद कर दिया लोगों ने, धीरे धीरे रेडियो बंद हो गया, बड़ी वाली टॉर्च का ज़माना भी ख़त्म हो गया, है ना। तो उसमें जो सेल पड़ता था उसमें किसका इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। नौसादर का इस्तेमाल भी होता है उसमें, NH4Cl नौसादर। तो ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, धातु नहीं है, नॉन मेटल यानी कि अधातु है, और ये सुचालक है ना। कई किताबों में इसको कुचालक लिखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा गंध। गंध का मतलब ये है कि H2S यानी कि हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। हाइड्रोजन डाई सल्फाइड से जो गंध आती है वो सड़े अंडे जैसी गंध आती है। H2S या हाइड्रोजन डाई सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? सड़ी मछली जैसी गंध आती है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कैसी गंध आती है? नहीं साहब, ये गंधहीन है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसी तरह की कोई गंध नहीं होती है। और जो हमारे वॉशरूम होते हैं, मूत्रालय या पेशाब में की जो तीखी गंध होती है, उसकी क्या वजह है? अमोनिया। और जो मल में से गंध आती है ना, उसकी क्या वजह है? अमीनो एसिड। ओके, ठीक है, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है? अब मैंने लिखा क्या है, कौन सी चीज़ है, वो क्या है। जैसे भारी जल या हैवी वाटर, उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल या हैवी वाटर। जो सिंपल वाटर है ना, सिंपल वाटर, उसके 5000 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता है हैवी वाटर। अगर आपने भारी जल को पाना है, D2O को पाना है, तो सिंपल वाटर के 5000 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है भारी जल का। इसका जो क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट सिंपल वाटर से ज़्यादा होता है, यानी कि इसको उबलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ओके, भारी जल, इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। किसके रूप में? कूलेंट के रूप में। कूलेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, मॉडरेटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये शायद मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया है ना। अच्छा, सोल्डर या टंका। अब देखो एलॉय है, एलॉय है, एलॉय मैंने यहाँ भी लिखा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। एलॉय का मतलब मिक्सचर या मिश्रण। एलॉय जो है आमतौर पर मिश्रित धातुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय मतलब मिश्रण। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर के कोई नई धातु बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एलॉय। तो जैसे आप देखें ना, कांसा किसका एलॉय है? तांबा और टीन का। इसका मतलब ये है कांसा या ब्रॉन्ज जो है वो तांबा और टीन को मिला करके बनता है। पीतल तांबा और कांसा को मिला करके बनता है। ये सवाल खूब आते हैं, अक्सर रखे रहते हैं, बात कर लीजिए आप, ये अक्सर रखे रहते हैं। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? जिंक, कॉपर और निकल से। फ्लो में इसको रट लेना, जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर और निकल। स्टील यानी कि इस्पात या फौलाद, ये लोहा और कार्बन को मिला करके बनता है। स्टील के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जब मैं आपको स्पेशली आईएएस की वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मुलायम स्टील, कठोर स्टील क्या होती हैं, कौन सी स्टील से जो है कि बड़े बड़े गार्डर बनते हैं रेलवे पटरियों वाले, कौन सी स्टील से औजार बनते हैं, कौन सी स्टील से बर्तन बनते हैं। मैं अभी 10-15 दिन बाद आईएएस के लिए वीडियो शुरू करूँगा, उसमें बताऊँगा। फिलहाल ये जो है क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैं इतना ही बताऊँगा आपको। जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर और निकल से स्टील, लोहे में कार्बन मिला करके, बहुत थोड़ी मात्रा में लोहे में कार्बन मिलाएंगे। अच्छा, जितना कार्बन आप घटाते जाएंगे ना लोहे में, जितना कार्बन आप घटाते जाएंगे स्टील में, उतना जो स्टील है वो सख्त होता जाएगा, और जितना कार्बन बढ़ाते जाएंगे लोहे में, उतना स्टील जो है वो मुलायम होता जाएगा। अब आता है धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील। ये किसको मिला करके बनता है? ये सवाल खूब आता है। स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित स्टील किसको मिलाकर बनता है? आयरन, क्रोमियम और निकल। Cr फॉर क्रोमियम, Ni फॉर निकल। अब बहुलक, जैसे आपके बाल हैं ना, सुबह सुबह जब सो के उठते हो आप तो बालों का गुच्छा बना होता है ना, उसके बाद फिर शैम्पू वैम्पू करके फिर काम करते हो तो उनको आप सुलझा लेते हो, है ना। नहीं तो गुच्छा जैसा बना था। जैसे जिसके घुंघराले बाल हों उसको बड़ी बड़ी जुल्फ़ें रखने का शौक हो, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, है ना, ना, तो वो जब सुबह सुबह सो के उठता है ना, उसको देखोगे, जिसने मुँह नहीं धोया तो देख के डर जाओगे। उसका बाल जो है वो बिल्कुल गुच्छे जैसा होता है ना, वही वाला गुच्छा, उसी को आप कह सकते हो पॉलीमर। एक के ऊपर एक लिखते हुए, जैसे सोनू भाई की चोटी है ना, एक के बाद एक। सोनू भाई अगर आके दिखा सकते हो क्या चोटी को? नहीं दिखा सकते। कोई है आप में जो चोटी को दिखा सके अपनी? पॉलीमर बहुत अच्छा, चलो दिखा नहीं सकते, आप कल्पना तो कर सकते हो ना, जैसे चोटी बना लेते हो ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ना, है ना। बनाइए कभी चोटी, बनाइए, बनाओगे अपने बच्चों की, एक दिन अपने बच्चों की चोटी बनाओगे। हाँ, शुमामीन, ठीक है, सही बनाते हैं, हाँ बच्चों की चोटी सही बनाते हैं, ठीक है। अगर बेटी हुई तो ठीक है। तो कहाँ थे कहाँ थे हैं? पॉलीमर पे थे ना।
नहीं, मेरे मुंह में एक बात आ रही है लेकिन मैं कहूँगा नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं, है ना। कहाँ थे? पॉलीमर पे थे ना। तो चोटी बनाते ना, तो वही एक के ऊपर एक लपेटना, पॉलीमर माने लपेटना, है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। रस्सियाँ देखी ना आपने, चाहे वो नायलॉन की रस्सी हो या सन की रस्सी हो, एक के ऊपर एक लिपटी रहती है, तो उसी को आप कह देंगे पॉलीमर। आप बिल्कुल बाल जो है सुलझा लें तो ये के ऊपर एक लिपटे नहीं है, जब ये उलझ गए तो यही है पॉलीमर या बहुलक, ठीक है। तो बहुत सारे, आप इसको रेशे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आपस में उलझे हुए, आपस में लिपटे हुए रेशे, ठीक है ना। रेशों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक। और बहुलक और रेशे को रेशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइबर। रेशे को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? शाबाश, वेरी गुड, तंतु, ठीक है, वेरी गुड, ओके, शाबाश। एक वो गाना गा गए, वो कौन है वो पाकिस्तानी, अब तो चले गए, ताना बाना ऐसे कोई है डायलॉग, ताना बाना तंतु ओतु, ताना बाना तंतु ओतु। चलें आगे, कहाँ थे? कहाँ था मैं? बहुलक पे। अच्छा, बहुलक किधर है? एलोइक बात तरफ है। अच्छा हाँ, ये है किधर? हाँ, तो बहुलक या पॉलीमर समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि प्लास्टिक किसका बहुलक है? एथिलीन का। पॉलीथीन यानी पन्नी, कहते हैं ना पन्नी, पॉलीथीन यानी कि पन्नी, पॉलीथीन और प्लास्टिक किसके बहुलक हैं? एथिलीन के, ठीक है ना। रेयान, ये कृत्रिम रेशम भी बनती है इससे, रेयान यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल रेशम। तो रेयान किसका बहुलक है? एसिटिलीन का, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रबर, एक तो नेचुरल रबर होती है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में और विश्व में? बांग्लादेश में रबर कहाँ हो रही है? हाँ, 193 देश हैं यूएनओ के, सबके नाम बता दो, कि कोई तो निकलेगा। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया, नहीं थाईलैंड, ठीक है ना। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड और भारत में केरल। चलें खैर, तो एसिटिलीन, रेयान, कृत्रिम रबर किसके बहुलक है? नियोप्रीन और आइसोप्रीन। आइसोप्रीन और नियोप्रीन का बहुलक है कृत्रिम रबर। एक होता है, अच्छा यहीं पर टेफ्लॉन भी पॉलीमर है। कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, वो जो ना इंडक्शन के ऊपर बर्तन होते हैं ना, इंडक्शन के ऊपर बर्तन है ना, खास किस्म के धातु के बर्तन होते हैं ना इंडक्शन के ऊपर, कि भाई यही बर्तन इसमें काम करेंगे, जो घरेलू दूसरे बर्तन है स्टील के वो काम नहीं करेंगे, टेफ्लॉन के बने होते हैं वो। तो टेफ्लॉन जो है वो पॉलीमर है, ध्यान रखना। बेकेलाइट, ये क्या है? ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। आपने सुना होगा ना पीवीसी पाइप, सुना है ना? हाँ, तो वही वाला पीवीसी है ये। पीवीसी का जो मार्केट नाम है वो है बेकेलाइट। और इससे टेलीविज़न के केस भी बना लो, पुराने ज़माने का जो टेलीफोन होता था उसके केस बना लो, रेडियो के केस बना लो, पाइप बना लो। दूसरा नायलॉन, नायलॉन की रस्सी जानते हैं ना, नायलॉन की रस्सी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीमर हैं, ठीक है, ये सारे पॉलीमर हैं। नायलॉन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन और कृत्रिम रबर, रेयान यानी कृत्रिम रेशम, और पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये सारे के सारे पॉलीमर या बहुलक हैं, ठीक है साहब। आगे चलें। अब बात ये आती है, अब यहाँ छोड़ देते हैं, अपने पुरानी जगह पे ही चलते हैं, उधर से ये फ्लो टूट जाती है हमारी। तो यहाँ से बात निकल के फिर इधर आ गई थी ना, है ना। तो भारी जल क्या है? D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सोल्डर या टंका, अब ये सोल्डर या टंका क्या होता है? आपने देखा होगा ना, आपके घर में जो होते हैं फ्यूज़, बिजली के जो फ्यूज़ जिसे कहते हैं ना, कटआउट जिसे कहते हैं ना, जैसे अगर लाइन काटनी हो तो वो कटआउट निकाल दो, तो उस कटआउट के अंदर जो तार बना होता है ना उसे कहते हैं फ्यूज़। क्या कहते हैं? फ्यूज़, है ना। तो उसको टंका ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टंका, इंग्लिश में सोल्डर यानी कि जोड़ने वाला। सोल्डर माने ये वाला नहीं, सोल्डर मतलब जोड़ने वाला, टंका। सोल्डर या टंका किसका बना होता है? किसका बना होता है? टीन और तांबे का, है ना। तांबे का केमिकल को इंग्लिश में केमिकल कैसे डिनोट करते हैं? SN से, और तांबे को Cu से। तो सोल्डर किसका बना होता है? टीन और तांबे का। अच्छा, एक सबसे तीखा जहर है, कोबरा से भी तीखा जहर, पोटेशियम साइनाइड। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका किसी ने स्वाद ही नहीं बताया आज तक। तो पोटेशियम साइनाइड ये सबसे तीखा जहर है ये, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? ये सवाल खूब आता है। पौधे नाइट्रोजन को फाइनली किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। आपने जाना है, ठीक है, कल सुबह 7:30 बजे, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। फिर अब बात आती है, अक्सर सवाल आता है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ कल सुबह 7:30 बजे मैं आपको यहीं मिलूंगा। तो शुष्क बर्फ क्या है? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड
इसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात आती है विस्फोटक क्या होते हैं। विस्फोटक है ना, विस्फोटक यानी कि बारूद, विस्फोटक यानी कि बारूद। TNT यानी कि ट्राइनाइट्रो टाल्विन, TNB यानी कि ट्राइनाइट्रो बेंजीन। फिर ये क्या है, डायनामाइट, डाई लिखा है मैंने, डायनामाइट। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक ए लिखा है, ये है पिक्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे विस्फोटक हैं। डायनामाइट तो सभी जानते हैं। TNT की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइनाइट्रो टाल्विन, TNB ट्राइनाइट्रो बेंजीन, और डायनामाइट और फिर पिक्रिक एसिड। अच्छा देखो, अब इन क्लासेस में ना, क्रैश कोर्स क्लास में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि साहब डायनामाइट की खोज किसने की, आप बता देंगे किसने की डायनामाइट की खोज। अरे चैन से रहा करो ना, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, दूसरों को बोलने दो ना। डायनामाइट, शाबाश। अब तुम मुझे बताओ कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे। नॉर्वे के, आप बताइए कहाँ के थे, ठीक है। अच्छा, तो ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अपने पीछे ये संपत्ति छोड़ गए थे। उसी संपत्ति से नोबेल ट्रस्ट बना, उसी संपत्ति से दिए जाते हैं नोबेल अवार्ड, है ना। ओके, चलें, नहीं आगे चले। नज़र के चश्मे, जो नज़र के चश्मे होते हैं ना, उसका लेंस कौन से कांच से बना होता है, वो है आपका क्राउन कांच। नज़र का चश्मा, अगर आप इसको ऐसे याद कर लें कि अगर आपकी नज़र ख़त्म तो आपके सिर का ताज ख़त्म, सिर का ताज गिर जाएगा, क्राउन बादशाह सारी ख़त्म, आँखें ख़त्म, तुम ख़त्म, है ना। ये तो ऐसे करके याद कर लो, नज़र का चश्मा क्राउन कांच, और धूप का चश्मा शोधे वाला चश्मा सन गॉगल्स, क्रुक्स कांच। कौन सा कांच, ये सही है, क्रुक्स कांच, ठीक है ना। नज़र का चश्मा क्राउन कांच और धूप का चश्मा क्रुक्स कांच। सोलर पैनल किसके बने होते हैं, अवतल दर्पण के, है ना। सोलर पैनल अवतल दर्पण के बने होते हैं। और पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है वो किसके बहुलक हैं, एथिलीन का। अच्छा, एथिलीन का एक यूज़ और है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बेहोशी की दवाएं होती हैं ना, जिसे कहते हैं निश्चेतक, वो भी आप बना सकते हैं एथिलीन से। अच्छा, एथिलीन और एसिटिलीन जो है वो फलों को पकाने में भी काम आती हैं। अच्छा, फलों को पकाने के लिए एक और आता है कार्बाइड, जिसे पुराने ज़माने के लोग कहते थे क्या, कार्बेट। आप दुकान पे जाओगे ना तो आप पूछो कार्बाइड दे दो, क्या उसे कहना कार्बेट दे दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके देशज नाम ही तद्भव शब्द ही चल रहे हैं, तो कार्बाइड बोलोगे, अरे ये आए बड़े पढ़े लिखे, है ना, उसे वो कार्बेट दे दो, तब बात बनेगी, है ना, समझ रहे हैं। हाँ, ओके, चलिए साहब। तो एथिलीन और एसिटिलीन से आप फलों को भी पका सकते हो, एथिलीन से बेहोशी की दवाइयाँ भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मस्टर्ड गैस क्लोरीन से बनती है, जहरीली गैस है ये मस्टर्ड गैस। अक्सर युद्ध में इसका इस्तेमाल बहुत से लोग कर लेते हैं, फेफड़ों पर असर डालती है ये मस्टर्ड गैस, जहरीली गैस है। गैस वेल्डिंग में जो देखा ना, गैस वेल्डर किसका इस्तेमाल करते हैं, दो गैसें मिला करके, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एक सिलेंडर होता है ना, इतना लंबा सा सिलेंडर, उसको देख के भी डर लगता है, मैं पास नहीं खड़ा होता हूँ उसके मैंने फट पड़ा गया तो क्या होगा। ओके, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया जाता है और उसमें टेम्परेचर कितना होता है, 2800 डिग्री सी। तो 2800 डिग्री पे फिर उससे वो भू करके जो निकलती है ना चिंगारी, वो और किसकी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण है, उसी को आप कहते हो गैस वेल्डिंग। कुछ कह रहे हैं आप, बताओ। उस सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर दोनों का इतनी हीट होती है उसके अंदर। हाँ, नहीं, उसको हीट दी जाती है बिना बिजली से हीट दी जाती है उसको। हाँ, है ना सर, हजम नहीं हो रहा होगा। चलें आगे, मैंने भी हजम कर लिया, तुम भी हजम कर लो। ओके, फिर एक आता है बेटा अम्लराज, है ना। क्या लोहे को पानी घुला सकता है, चल दिए। इसी भी एक गाना है, KL साहब गा गए, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय रे जालिम, सुबह आ जाना। KL सहगल साहब भारतीय सिनेमा जगत के पहले सिंगिंग सुपरस्टार, जिनकी मुरीद लता मंगेशकर जी थी और जिनकी नकल शुरू में करते थे मुकेश जी। फिर मुकेश जी की अपनी यूनिक आवाज़ बनी, है ना। और एक सुपरस्टार और थे तलत महमूद, जिनकी नकल करते थे रफ़ी साहब। फिर आए रफ़ी साहब की ज़िंदगी में नौशाद आए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, तुम अपना एक यूनिक स्टाइल ये वाला बनाओ। फिर उनकी ज़िंदगी में आए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो रफ़ी साहब के जितने रोमांटिक और आधुनिक, जैसे चाहूँगा मैं तुझे चांद सवेरे, सब ये
LP यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हैं। तो हमारे इस वीडियो में आपको ये जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। कहाँ थे हैं? हाँ, अम्लराज पे ये कहाँ से पहुँच गए हम वहाँ पर। अच्छा हाँ, वो सोनू चलती ना, तो इसलिए मुझे गाना याद आ गया। तो लोहा को पानी घुला सकता है? लोहे को पानी नहीं घुला सकता ना। अच्छा, जो इमरान जी, जो ये इन्वर्टर वाली बैटरी हैं, कॉमन जो बैटरी हैं ट्रकों वगैरह में रखी रहती हैं, इसमें कौन सा एसिड पड़ा होता है? कहते हैं यार इस बैटरी का तेजाब जो है ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, बैटरी गई। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड घुला लेगा लोहे को? बताओ, घुला लेगा? तो फिर ये बैटरी कैसे बन जाएगी? वो लोहे के केसी तो होते हैं उसके अंदर, नहीं घुलाता। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लोहे को नहीं घुलाता। लेकिन आप जो हैं 3 हिस्से हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के यानी कि HCl, 3 हिस्से हाइड्रोजन क्लोराइड के यानी कि HCl के, और 1 हिस्सा HNO3 का यानी कि HCl और HNO3 को हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड यानी कि HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को आप 3:1 के अनुपात में मिलाएं तो ये बन जाता है एक्वारेजिया या अम्लराज। क्या बन जाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज बन जाता है। और ये किसी भी धातु को यानी कि लोहे को भी घुला सकता है। लोहा सोना किसी को भी ये घुला सकता है। सोना भी जल्दी से नहीं घुलता, समझे ना। तो ये लोहा सोना किसी को घुला सकता है। तो अम्लराज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये किससे बनता है? इससे बनेगा। और IAS का एग्जाम देने जाओगे ना तो उसने पूछेगा कि HCl का कितना हिस्सा और HNO3 का कितना हिस्सा। वनडे में इतनी नहीं है। आपने देखा अभी EO का एग्जाम हुआ तो उसने पूछा सारा है, मतलब हर जगह से सवाल उसने पूछे हैं, लेकिन सिंपल से पूछे हैं। अर्थात वो कह रहा पढ़ो सब, थोड़ा जानकारी आपको सब होनी चाहिए। तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है। अब होता है जंगरोधी परत, है ना। कहते हैं ना मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, है ना। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के हाथे में मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। वो आज भी लोग कहते हैं भाई उस समय के लोग कैसे कीमियागार होंगे। कीमियागार समझे? केमिस्ट। कीमियागार माने केमिस्ट, है ना। तो कैसे कीमियागार होंगे उस समय, कैसे केमिस्ट होंगे, कैसी उन्होंने मेटल बनाई कि उस पर आज भी जंग नहीं लगी है ना। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की, है ना। तो जिंक या जस्ता जो है वो जंग रोधी है। इसकी परत आप ऊपर चढ़ा दीजिए। वो होते हैं ना साइकिल के रिम, देखें, है ना, साइकिल के बाइक के रिम होते हैं ना, तो वो वाइट कलर के होते हैं ना, एक्चुअली वो होते लोहे के हैं, लेकिन उस पर ऊपर जो है वो परत चढ़ा देते हैं जस्ते की, जिससे कि वो वाइट कलर के दिखते हैं ताकि उन पर जंग ना लगे। ठीक है। चुनाव में जो स्याही होती है ना, इलेक्शन में जाते हैं ना, तो आपकी पहचान के लिए आपको स्याही लगा देते हैं ना उंगली पे, तो वो स्याही जो बनती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की। अजीब सी स्मेल आती है ना उसमें से, सिल्वर नाइट्रेट की होती है वो चुनाव में स्याही। पटाखे फटफट, मैंने लिखा आपको, थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, एक बार रोक दे। समझते हो ना शोहदे? तुम में से खैर कोई शोहदा नहीं है, मैं भी अपने जीवन में कभी शोहदा नहीं रहा। नमस्ते बेटी, नमस्ते। शोहदा समझते हो? तो वो ना जो आती जाती लड़कियों को फप्तियाँ कसते हैं, कमेंट करते हैं। फप्तियाँ मीन्स कमेंट करने, है ना, इधर इधर हुर्र हुर्र जीना हराम कर रखे हैं, उन्हें कहते हैं शोहदे, है ना। क्या कहते हैं, है ना। यूपी के CM ने उन्हीं के खिलाफ तो बनाई थी, कौन सी स्क्वाड? एंटी रोमियो स्क्वाड, है ना। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी, खूब लठियाया पुलिस वालों ने, ना। वो सही काम किया वो, नहीं अच्छा है यार। ऐसे मतलब इन शोधों या इन रोमियो की वजह से बच्चा, अच्छे घरों की बच्चियाँ, मतलब क्या अच्छा क्या खराब, अच्छा बुरा तो खैर होता नहीं, अच्छे खासे घरों की बच्चियाँ जो हैं उनकी एजुकेशन छूट गई जाने पर इन शोधों की वजह से। अरे कैसे जाएगी, टुक टुक पे जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो सही किया योगी जी ने, है ना। ओके, तो होते हैं वो शोधे। और इनका एक देशज नाम और है शोधों का, क्या? RI, रोड इंस्पेक्टर। इन शोधों का एक देशज नाम भी है, रोड इंस्पेक्टर। ठीक है, RI या रोड इंस्पेक्टर। आप देखें ना आजकल वो फैशन चल रहा है ना, वो जैसे जैसे पैसे जोड़ के किस्तों पे एक बाइक खरीद लेंगे और फिर मैकेनिक से उसमें कुछ ऐसा इंतजाम करा लेते हैं, कोई स्विच लगा देता है, फट 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 पटाखों की आवाज़ आती नहीं आती है ना। रात को निकलेंगे 10-11 बजे, जिस शहर में गुजरेंगे जहाँ पर देखेंगे कोई झुंड फट 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 करते हुए जाएंगे। जैसे कि पुराने ज़माने के स्कूटर और बाइक जो थी वो फट 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 करती थी, पटाखे मारती, कहते ना पटाखे मारती थी। तो वही वाले पटाखे जो हैं एक्चुअली जो पटाखे होते हैं वो इंजन की कमी से या ईंधन की कमी से होते हैं ना, है ना। अगर आपकी गाड़ी पटाखे मार रही है तो या तो इंजन गड़बड़ है या फिर ईंधन गड़बड़ है। ठीक है, तो इंजन में इन पटाखों को रोकने के लिए या इंजन पूरी तरह से जल जाए इसको करने के लिए ईंधन में मिलाते हैं TEL या टेट्रा एथिल लेड। इसी को कहते हैं शीशा युक्त ईंधन। लेकिन साहब ये अगर आपने ज़्यादा मिला दिया शीशा
तो धुएं के साथ ये वातावरण में जाएगा और फिर नाक के साथ हमारे शरीर में जाएगा सीसा, और सीसा जो है हमारी गुर्दों को, हमारी जो है कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। समझ रहे हैं ना सर? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, कह दीजिए कह दीजिए। तो हमारा एक स्टूडेंट पीछे मुस्कुराने लगा, तो मुझे लगा कुछ गलत तो नहीं बोल गया मैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सर वो पेट्रोल पंप पे होता है ना, वो अलग से वो थोड़े से पाउच में डालते हैं, 2TL जिसे कहते हैं, 2TL डालते, वो उसी को हंस रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो 2TL एक्चुअली TEL होता है, टेट्रा एथिल लेड। ओके, आगे चलें। हाँ, फिलामेंट समझते हैं ना, बल्ब होता ना, अब तो बल्ब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं। तो जो पुराने ज़माने का बिजली का बल्ब होता था उसमें जो तार बंधी होती थी उसे हिंदी में क्या कहते थे? तंतु, है ना? हाँ, तो वो किसका बना होता है सर? तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट या फिलामेंट नहीं सॉरी फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का, ध्यान रखना। और हीटर और प्रेस के जो एलिमेंट होते हैं या हीटर और प्रेस के तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। ध्यान रखना, ये सवाल आता है। हीटर और प्रेस के जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं नाइक्रोम के। तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, लिखते चलो, दोबारा क्या देखोगे वीडियो, है ना? वो बने होते हैं नाइक्रोम के, ठीक है। और फिर कहाँ चले? हाँ, अब यहीं पर बात आती है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अब 15 दिन में मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको क्या क्या बताता चलूँगा, ये भी अक्सर पूछ लेते। अर्धचालक होता है क्या? सेमीकंडक्टर। चालक क्या होता है? चालक होता है जिसमें करंट आसानी से फैल जाए। अर्धचालक क्या हुआ? जिसमें करंट आसानी से ना फैले, है ना? अर्धचालक होता है। लेकिन अब जैसे कोई भी अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, जिसे सवाल आता है कि सेमीकंडक्टर, अच्छे किस्म के सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन एक्चुअली रेती है, लेकिन इसको रिफाइन करके, ठीक है, वो अलग मसले हैं। तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। लेकिन ये जो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर होते हैं ना, अगर इनमें कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाए, अशुद्धि, जैसे अभी बताया ना एलॉय के, कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टीन से। और पीतल किससे मिलकर बनता है? पीतल किससे? तांबा और कांसा से। रट्टा लगा लेना भाई साहब। अरे क्यों लिख रहे हो? ये ऊपर लिख तो रखा मैंने, ठीक है। कहाँ था मैं? एलॉय मतलब मिश्र धातु। अभी कहाँ था मैं? हाँ, अगर आप सिलिकॉन में कोई जरा सी इम्प्योरिटी का मतलब ही जरा सा होता है, उसे मैं एलॉय नहीं कह रहा। मैं अगर मैं एलॉय कहूँगा तो इसका मतलब बड़ी मात्रा में मिला हुआ, जरा सी इम्प्योरिटी, जरा सी अशुद्धि। तो अगर आप सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दें या गैलियम मिला दें या जिरकोनियम मिला दें, इन्हें हम, सवाल खूब आता है कि किसी अर्धचालक में इनमें से कौन सा अशुद्धि या इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया जाता है। तो आर्सेनिक भी मिला सकते हो आप, जिरकोनियम मिला सकते हो, गैलियम को भी मिला सकते हो। तो अगर ये इम्प्योरिटी आपने मिला दी तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक जो है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, चालक से भी ज़्यादा हो जाती है। उसे कहते हैं अतिचालक, वो हाइपर कंडक्टर हो जाता है फिर वो। किसी सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। उनमें अब वो कुचालक भी नहीं है। अर्धचालक का मतलब ना तो वो चालक हैं, ना तो वो गुड कंडक्टर हैं और ना ही बैड कंडक्टर हैं, बीच की स्थिति है। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटी किसकी? सिलिकॉन में किसकी? गैलियम की, आर्सेनिक की या जर्मेनियम की, तो उनकी कंडक्टिविटी या चालकता बहुत बढ़ जाती है, ठीक है साहब। अब इसी सिद्धांत का फायदा उठा करके हमने इंटरनेट क्रांति कर दी है, क्योंकि इंटरनेट बिना चिप के अधूरा है। तो सवाल आता है भाई चिप किसका बनता है? सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर किसके बनते हैं? सिलिकॉन के, ठीक है ना। सिलिकॉन या सिलिकॉन जो भी कह लो आप। बड़ी दिक्कत होती है ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग रुड़की गए बीएड करने, तो हमारे साथ एक कन्या जो है कि वो कॉन्वेंट की पढ़ने आई थी, तो हम कहते थे माइटोसिस, नहीं हम कहते थे मीटोसिस, है ना। तो बेचारी बड़े प्यार से बोलती थी माइटोसिस, हम बोलते थे मीटोसिस, तो बोलती थी माइटोसिस। तो हमें बड़ा मतलब हीनता सी महसूस होती थी, हमें बड़ी हीनता सी महसूस होती। लेकिन वो भी गुरुजी है और ठीक है सर। तो सिलिकॉन, है ना, हिंदी मीडियम में सिलिकॉन और इंग्लिश मीडियम में सिलिकॉन। जैसे हिंदी मीडियम, मेरा एक दोस्त है अब्बास खां, अगर याद कभी तुम सुनो तो मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। मेरा एक दोस्त है अब्बास खां, देहरादून का रहता है, इंग्लिश का बड़ा अच्छा विद्वान है। तो मुझसे एक दिन बोला, देखो गुलफाम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या फ़र्क है? जैसे 100 है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा 100, इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा 100 और हिंदी मीडियम वाला 100, ठीक है, चलेंगे भाई, ओके। लेकिन है वो भी मास्टर, क्या है? मास्टर, हम भी मास्टर। चलें साहब, ये हो गया, ये सारा मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जो होता है ना जहर, आर्सेनिक जो है, इसका बाजार नाम है संख्या, है ना, संख्या। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन है। प्रोटीन का मुख्य अंग क्या है? नाइट्रोजन। प्रोटीन का मुख्य अंग नाइट्रोजन है, ठीक है ना।
अच्छा, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से। मैंने आपको पढ़ाया भी साइंस में 24 प्रकार के अमीनो एसिड्स को मिला करके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एंजाइम मूलतः क्या है? सवाल आता है कि एंजाइम मूलतः है क्या? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ओके, अच्छा, फिर विटामिन की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? फंक ने। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, इनको शाबाशी देना भाई, दे दो, बहन है आपकी, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, वेरी गुड, क्या बात है। अब विटामिन क्या है? क्या है? विटामिनों की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, कई तरह के रोग होते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि विटामिन जो है कोई रोग अगर हो जाए तो उसको रोक नहीं सकते, इनकी कमी से रोग होता है, विटामिनों की कमी से रोग होता है। जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो आप पैरास्टामोल खा लेंगे, आपका सर दर्द रुक जाएगा एक बार को, है ना। उसी तरह से मैं कह रहा था, अगर आपको कोई रोग हो गया तो आप अलग से कोई विटामिन का इंजेक्शन दे दें तो इसका मतलब ठीक हो जाएगा। विटामिनों की कमी से रोग होते हैं, इन्हें कहते हैं रक्षात्मक खाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं? रक्षात्मक खाद्य पदार्थ। विटामिन कितनी कैलोरी एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, प्रोटीन आपको एनर्जी देता है, विटामिन कितनी एनर्जी देते हैं? 0। ये कैलोरी लेस होते हैं सर, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। पानी कितनी एनर्जी देता है? 0। पानी भी कैलोरी लेस होता है, ठीक है। अरे मेरी क्लास तो बहुत होशियार हो गई, एग्जाम में धड़ाम हो जाते हैं। एग्जाम में क्या हो जाते हैं? धड़ाम। एग्जाम में तुम्हारा हाल हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हुआ था वर्ल्ड कप में हॉलैंड के सामने, ठीक है, श्रीलंका का हुआ था इंडिया के सामने। बस श्रीलंका वालों को तो ऐसा हो गया लास्ट में कि जैसे जो भूत से नहीं डर जाते हैं बच्चे, ऐसे वो सभी टीमों से डर गए, बड़ा बुरा पुलिंदा बजा। और सबसे ज़्यादा वो डरे सिराज और शमी से, है ना, भूत आ गया, भूत आ गया। चलें भाई, तो एंजाइम क्या है? मूलतः प्रोटीन है, विटामिन रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं, और हार्मोन जो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मतलब उत्तेजक। हार्मोन जो है ना, हमारे शरीर की अलग अलग ग्रैंड से जो है कि तरह तरह के स्राव को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्तेजना देते हैं, इसीलिए हार्मोन्स को हम कहते हैं स्टेरॉइड या उत्तेजक, ठीक है। एक सवाल आता है खूब कि इनमें से कौन सा जो है, इसमें से जो है कौन सा कार्बन का मुक्त अवस्था में मिलने वाला रूप है? इनमें से कौन सा कार्बन का फ्री स्टेज? फ्री स्टेज समझते हो? जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फ्री स्टेज का मतलब जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे हमारी क्लास में ना गीता प्रियंका वो जोड़ों में आती हैं, है ना, गीता प्रियंका जोड़े में, सोनू प्रियंका जोड़े में, अंकित विकास जोड़े में, अनीस और क्या नाम आपका, इमरान जोड़े में, तबस्सुम और गुलफाम जोड़े में, लेकिन राबिया मुक्त अवस्था में। इसको अमन सक्सेना मुक्त अवस्था में। इन्हें आप कहीं बिठा दो, जैसे आलू को किसी भी सब्जी में डाल देते हैं ना, तो ये है सर, समझ गए मुक्त अवस्था। तो साहब तो मुक्त अवस्था में मिलने वाले कार्बन के रूप में हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ओके, फ्रेयॉन आप लोग जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मार्केट नेम है, व्यावसायिक नाम है, फ्रेयॉन है। निम्न कोटि का लोहा होता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इससे थोड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल प्योर नहीं होता है, इससे थोड़ा अच्छा होता है। चुंबक किस लोहे के बनाए जाते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग देख लेना मैं भूल गया उस समय, आप लोग देख लेना। इस्पात, इस्पात मैंने गलत लिख दिया भाई, इस्पात ही बनेगा। इस्पात यानी कि फौलाद, इस्पात यानी कि फौलाद जो है वो लोहे में कार्बन को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है ना, लोहे में कार्बन को। अब लोहे में कार्बन की मात्रा घटा करके या बढ़ा करके ही बनाया जाता है, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। ओके, यूरिया कहते, सवाल आता है कि यूरिया का सबसे बड़ा घटक क्या है, तो नाइट्रोजन है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। ये सवाल तो रखा रहता है, अब आ गया नैनो यूरिया, है ना, खैर वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यूरिया का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। रंग गंध वजन, इसका मतलब क्या है? यूरिया का रंग क्या होता है भाई? यूरिया का रंग, यूरिया कलरलेस है, वैसे आपको व्हाइट कलर का दिखता है वो, लेकिन उसमें पानी में घोलोगे तो उसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है यूरिया। यूरिया रंगहीन है, गंधहीन है, कोई गंध नहीं है इसकी। और वजन, ये पानी से थोड़ा सा भारी होता है। कहते हैं ना, मैं चलते पानी में यूरिया खाद डाल दो खेत में लग जाएगा, नहीं बहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि एक तो यूरिया तेज़ी से घुलता है, चीनी से ज़्यादा तेज़ी से यूरिया घुल जाता है पानी में, यूरिया पानी में तेज़ी से घुलता है, और ये पानी से भारी होता है तो नीचे तलहटी में बैठ जाता है, समझ गए। इसलिए गांव में कह देते हैं किसान के अपने को ना तसल्ली देने को, जैसे होता है ना खेती किसानी में, खास कर धान में होता है क्या, इधर वो खेत में मैंने भी खूब खेती की है, इधर खेत में खाद डाला और उधर से पीछे से गड़बड़ इंद्रदेव आए और दे दबा दब बारिश हो गई। फिर उसे दिलासा देते हैं घर वाले, ना चलते पानी में डाल दो, धान तो लगी, यूरिया तो लगी जाता है। ओके, चलिए साहब। तो पानी से ये भारी होता है, जैसे ओजोन जो है हवा से थोड़ी भारी होती है।
नाइट्रेट, ये मैंने लिखा, पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पूर्ण उर्वरक, कंप्लीट फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? एनपीके को। एनपीके को कहते हैं बेटा पूर्ण उर्वरक। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम यानी कि पोटास, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन का काम है, नाइट्रोजन का काम प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन क्या है? अब जैसे अमन सक्सेना, आसीम देखो, अनीस देखो, है ना, इनके शरीर प्रोटीन से धनी है ना। हम जैसे लोग देखो ऐसे होते जा रहे हैं। इमरान, ठीक है। तो प्रोटीन वृद्धि करता है ना, प्रोटीन जो है, नाइट्रोजन जो है वृद्धि कारक है। किधर गया भाई? कहाँ थे हमें? फिर भटक गया, यहाँ पे था। पूर्ण उर्वरक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा तो प्रोटीन बनेगी पौधे में, खूब प्रोटीन बनेगी तो पौधे की ग्रोथ होगी। फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। अच्छा, पोटाश ना, पोटाश मुझे मौका मिला तो भगवान ने चाहा तो इंशाअल्लाह विद द गॉड ब्लेसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे पोटाश है ना, कई बार सवाल आता है कि पोटाश की कमी प्लांट में सबसे पहले कहाँ से दिखती है? ऊपर से दिखती है, ऊपर से पत्ती मुरझाने लगती है। और पकते समय पोटाश होना ज़रूरी क्यों है? पकते समय पोटाश का छिड़काव करता है किसान ताकि दाना गूदेदार हो जाए और चमकीला हो जाए। कभी मौका मिला तो पढ़ाऊंगा। तो पूर्ण उर्वरक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम किस अनुपात में? 4:2:1। एनपीके 4:2:1। सीमेंट यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको कहते हैं ना कली चूना। आगे शायद मैंने कहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हो सकता है समय ना मिले तो बता दूं। एक होता है कली चूना। आप घर में चूना फिराए हो? फिराए हैं आपने ना? तो ले आते हो ना, लाते हो, उसके बाद फिर उसके करते हो, पानी में डाल देते हो। आमतौर पर रात को डालते हो ना, सुबह हाथों हाथ क्यों नहीं डालते? हाँ, गर्म होता है ना, जब पानी चूने में डालते हैं ना पानी में, तो फट 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 और खूब गर्म होता है चूना। तो अगर आपने कली करनी है, चूना फिराना है, तो अगर आपने किसी मिस्त्री से कराना तो क्या भाई रात को भिगो लेना चूना, रात को आप लोग भी भिगो, तो फट 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 होता रहता। तो चूना जो है ना तेज़ी से पानी से घुलता है और ये जो है ऊष्माक्षेपी क्रिया, इससे हीट बहुत निकलती है। अब ये जो चूना आप लेके आते हो वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं हम कली चूना। आगे मैंने कहीं लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें जब आप पानी मिला देते हो तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको कहते हैं बुझा चूना। देखो, जो सूखा चूना आप बाजार से लाते हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम कहते हैं कली चूना। और जो पान छाली के साथ खाते हो ना, पान के साथ चूना, वो है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। ओके। तो अब सीमेंट जो है, सीमेंट का सबसे बड़ा जो घटक है, सीमेंट में 60 से 70% होता है चूना। अक्सर देखते हो ना ट्रक जाते हैं चूने के, तो आप सोचें यार इतना चूना कहाँ जा रहा है? सीमेंट बनती है भाई इससे। तो सीमेंट का सबसे बड़ा जो घटक है वो है चूना। 60 से 70% इसमें चूना होता है। सिलिकन भी होती है इसमें, सिलिकन माने रेत, रेत भी होती है इसमें, और इसमें एल्यूमिनियम भी होती है और आयरन भी होती है, एल्यूमिनियम और आयरन। इसकी खोज की थी जोसेफ आस्पिडीन ने। चूने की खोज होगी, वो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पिडीन ने। इसमें सबसे ज़्यादा होता है चूना, सिलिकन, एल्यूमिनियम और आयरन। अगर सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक हो जाए तो कहते हैं ना घटिया सीमेंट, ज़्यादा चूना डाल दिया, घटिया सीमेंट या नकली सीमेंट। अगर सीमेंट में चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसमें जमते समय दरारें पड़ जाएंगी, और अगर चूना कम हो तो वो देर से जमेगा। है सीमेंट में अगर चूना कम हो तो वो देर से जमेगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जमते समय उसमें दरारें आ जाएंगी, है ना। कहते ना यार लिंटर में दरार आ गई, वो एक्चुअली मिस्त्री की गलती नहीं होती है, वो गलती है आपने जिस सीमेंट विक्रेता पर भरोसा किया है, उसने आपको, हाँ अनीस भाई, उसने आपको असली की बजाय नकली थमा दिया है और आपके लिंटर में, आपके प्लस्तर में आ गई दरार। नहीं अनीस भाई थोड़ी करते हैं ये काम, उसमें आ गई दरारें। आपका लिंटर में दरारें आ गई, वो फर्श बारिश में टपक रहा, टपक में क्या कहते हैं? चिच्ची आना। बारिश में वो चिच्ची आ रहा है, और जो सीमेंट, यहाँ देखो ये, और जो सीमेंट वाला था उसकी कोठी बन रही है बढ़िया करके, है अनीस भाई। कोठी बन गई ना? बनती है? ऐसा क्यों होता है? बस अच्छा, तभी मजबूरी में फिर नकली सीमेंट बेचना पड़ता है। कंपटीशन है ना, हाँ, रेट के रेट ही बेच डाल दो तो ठीक है। चलिए, तो मतलब मैं सीमेंट का शोरूम ना खोलूँ? सीमेंट का शोरूम होता है, गोदाम होता है, गोदाम होता है। चले सर, तो ये कौन सा दोष हो गया हिंदी वाक्य में? कौन सा दोष हो गया ये? सीमेंट का शोरूम ना खोलूँ या सीमेंट का गोदाम ना खोलूँ? है तो मैं कुछ ना आता। चलें भाई आगे चलें। आता तो मुझे भी कुछ ना है, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, अंधों में काना राजा है। चलें भाई आगे। जल क्या है? यौगिक। जल क्या है? यौगिक। अच्छा, यौगिक का मिश्रण क्या है ये मैं अलग से बताऊंगा, आप रट्टा लगा लेना कि वाटर जो है वो है कंपाउंड यानी कि यौगिक, और यहीं पर आपसे पूछेगा रक्त और दूध क्या है, वो है मिक्सचर या मिश्रण, मिक्सचर या मिश्रण।
तो जल यौगिक है और रक्त और दूध जो है वो मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा पानी कहाँ, समुद्र में। तो हमारी धरती पर जो पानी है, सतह पर जो पानी है उसका 97% जो है वो समुद्र में है, वो खारा है ना। तो पानी तो बहुत है, लेकिन सर 97% पानी जो है वो खारा है। तब सुनी बोलेंगे किस महाद्वीप में पीने लायक पानी या मीठा पानी सबसे ज़्यादा है, तब सुनी बोलेंगे किस महाद्वीप में मीठा पानी सबसे ज़्यादा है? हाँ, अंटार्कटिका के अलावा अमेरिका, यूएसए, कनाडा में है ना, ग्रेट लेक्स, महान झीलें। चलिए खैर, आपको बहुत कुछ आता है। अच्छा, पानी बहुत सी चीज़ों को घुला लेता है, इसीलिए पानी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वभौमिक या शाब्दिक विलायक। सवाल आया ना कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो पानी को कहते हैं। अब यहीं पर आ जाता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ये बताएंगे मुझे अमन सक्सेना, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर ये क्या होता है? कठोर जल और मृदु जल। भाई, जिस पानी में साबुन से झाग आसानी से ना निकलें वो कठोर पानी या कठोर जल या हार्ड वाटर, और जिसमें साबुन आसानी से घुल जाए और झाग निकले, है ना, होते हैं ना साबुनों के विज्ञापन, तो झाग जो है उसका अनिवार्य अंग है ना, आती है ना विज्ञापन के लिए मॉडल, जिन्हें ये भी ना पता हो कि साबुन का और डिटर्जेंट का क्या अंतर होता है, लेकिन वो आपको साबुन बेच के चली जाती है ना। हाँ ठीक है साहब, कौन सा लेना? फेना ही लेना, है ना। हाँ, फेना ही लेना। ओके, घड़ी डिटर्जेंट केक की धुलाई सजना मैन भाई सजना, फिर कहता पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, टीवी खूब देखे हैं सर। अच्छा, कहाँ थे हैं? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे। हाँ, तो जो साबुन पानी में आसानी से घुल जाए और झाग दे और आसानी से मैल को खींच लाए उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, और जो ये काम ना कर पाए उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब हमारे पुराने ज़माने में हमारी मम्मी, दादी, नानी क्या करती थी? पानी, अब कपड़े धोने के लिए बेचारी उनका जीवन क्या था? ये खड़िया मिट्टी लाए, खड़िया मिट्टी घोल के उसमें ला रहे हैं। खड़िया मिट्टी मीन्स जिप्सम, खड़िया मिट्टी मीन्स जिप्सम, है ना, उसको पानी में घोल रहे हैं, है ना। सिर भी खड़िया मिट्टी से, आज भी पुराने ज़माने की लेडीज़ जो है वो खड़िया मिट्टी से धोती हैं, है ना। हाँ, अब तो हेड एंड शोल्डर आ गए। या फिर क्या करती थी, वो पानी को कपड़े में डाल देती थी और फिर उसको गर्म करती थी। पानी को कपड़े में नहीं, अब थक गया मैं, कपड़े को पानी में डाल दी थी। बड़ा सा पतीला होता था, उसमें पूरे घर के कपड़े पड़े होते थे और उसको गर्म किया जाता था। पानी को गर्म किया जाता था। काफ़ी देर गर्म करने के बाद फिर कपड़े उसमें से निकाले जाते थे, फिर वो फट जाते थे। भाई जाहिर सी बात है, कपासी तो है वो, उसको आपने ज़रूरत से ज़्यादा हीट दी हो उसका, लेकिन वो धोने का तरीका था। अब तो डिटर्जेंट आ गए, है ना। क्या आ गए? डिटर्जेंट का सबसे मुख्य अंग क्या है? कौन सी धातु? सोडियम। ठीक है, सुनिए साहब। तो अच्छा, अब तो हम यहीं पे सवाल आएगा कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट का। किधर गया? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 लिख दूं, Na2CO3। पानी की कठोरता को हम किससे दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट? इसे हम कहते हैं खाने का सोडा। देखो, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, वाशिंग सोडा समझ रहे बेटे? वाशिंग सोडा माने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। और बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2SCO3। तो Na2SCO3 याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये तुम उत्तराखंड पीसेस मैन दोगे उसमें लिखाऊंगा, है ना। ओके, उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सक्सेना जी, उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। गुरु जी RO बना दो फिर हम चले, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। फिर एक आता है कास्टिक सोडा। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अच्छा, ये हो गया था सारा। इसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे, DNA RNA ये सब हो गया था। हाँ ओके, DNA RNA क्या है? एक्चुअली ये किसी बेस से जुड़ी शुगर है, एक विशेष प्रकार की शुगर है। क्या है? DNA RNA। अच्छा, इन्हीं को हम कहते हैं कौन से पदार्थ? आनुवंशिक पदार्थ। DNA RNA को ही हम आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। अच्छा, अब यहीं पर सवाल आपसे पूछेगा, DNA की इकाई क्या है? जीन। DNA की इकाई जीन है। आनुवंशिकी का निर्धारण कौन करता है? DNA ही वो है जो डिसाइड करेगा कि माता पिता के कौन से गुण संतान में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए DNA को कहते हैं आनुवंशिकी का निर्धारक, ठीक है। अब एक आता है DNA अंगुली छाप।
ये क्या होता है सर आप बताएं? डीएनए उंगली छाप ये क्या होता है? हाँ मैं भी ऐसी मैं भी गलत कराया 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया था मेरे सामने, डीएनए उंगली में ये क्या होता होगा? इंग्लिश देखा नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, पितृत्व का परीक्षण करते हैं ना। तो जब देखो हिंदी में कुछ समझ में आया तो इंग्लिश वाला देख लेना, बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं जो इंग्लिश में पता होती हैं, है ना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, है ना। हाँ, लेकिन वो आमतौर पर कंप्यूटर कहलाता है ना, ठीक है। चैन ना पड़ी, ठीक है, मतलब ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। हाँ, कंप्यूटर का दिमाग कौन है? अच्छा बस ये सवाल पता होने चाहिए, ठीक है। सीपीयू बनाया किसने? चलो चलो अभी अगली वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, अगर अभी आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भी आगे, कहाँ थे? तो डीएनए की इकाई जीन है, आनुवंशिक का निर्धारक जो है डीएनए है, और आनुवंशिकी का वाहक यानी कि माता पिता से संतान में उनके गुण कौन लेके जाता है? गुणसूत्र। आनुवंशिकी का वाहक कौन है? गुणसूत्र है। ओके, आनुवंशिक की इकाई जीन है। आनुवंशिक रोग आनुवंशिक रोग कैसे होते हैं? तरह तरह के जीन हैं, उनकी गड़बड़ी से तरह तरह के आनुवंशिक रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से बात चलिए गुणसूत्र की। अब गुणसूत्र क्या होते हैं? मूल रूप से गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या है? क्रोमेटिन धागे, ये क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन खास तरह का प्रोटीन होता है। अब ये क्रोमेटिन जो है वो एक दूसरे से गुच्छे के रूप में लिपटा रहता है, इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र। आपको मैंने साइंस की वीडियो में बताया कि क्रोमेटिन फाइबर हमारी कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में एक दूसरे से गुच्छे के शक्ल में लिपटे रहते हैं। जब कोशिका टूटती है, जैसे हम कहते हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, जब कोशिका टूटती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर जो हैं व्यवस्थित हो जाते हैं और टूट के दो हिस्सों में बदल जाते हैं, और जब ये टूट के दो हिस्सों में बनते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं तभी इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कायिक गुणसूत्र जिससे हमारे शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं, और एक लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो ये तय करते हैं कि होने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की होगी। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, है ना। ओके, अब यहाँ पर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई, और महिलाओं में एक्स एक्स, ठीक है ना। अगर x और y गुणसूत्र आपस में मिल रहे हैं, y से x मिल रहा है या x से y मिल रहा है तो संतान लड़का होगी, ठीक है ना। और अगर x और x गुणसूत्र आपस में मिल रहे हैं तो संतान कौन सी होगी? लड़की, ठीक है। अब देखें, पुरुषों में होता है y गुणसूत्र और महिलाओं में होता है x गुणसूत्र। अगर x और y आपस में मिलेंगे तो होने वाली संतान होगी लड़का। अब महिलाओं में तो y गुणसूत्र होता ही नहीं है, इसलिए लड़का होगी या लड़की होगी ये कौन डिसाइड करेगा? पुरुष का गुणसूत्र डिसाइड करेगा। लेकिन विशेषण क्या आता? निपुति। क्या कह देते हैं? निपुति। ऐसी स्त्री जिसके पुत्र ना जन्मता हो, निपुति। अरे भाई निपुति नहीं, निपुता कहो, निपुता कहो। ऐसा पुरुष जिसमें वाई गुणसूत्र साइलेंट होगा तो जरूर, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा, है ना। तो ऐसा गुणसूत्र एक्टिव नहीं। अब जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है होने वाली संतान लड़का ना होकर के लड़की हो रही है। तो मैं जो भी सुन लेना तो निपुति हटाओ, निपुता। ओके, कौन? निपुता। वैसे ही पुरुष धरती पर बोझ होते जा रहे हैं, हाँ भाई, ठीक है ना यार, कोई बुरा मत मानियो भाई, आगे चलें, ठीक है। तो हाँ, महिलाओं को परेशान करते हैं, धरती पर बोझ तो है ही, ठीक है। कहाँ थे भाई हम? बात में समझ गए? तो एक्स एक्स। अब देखो, अब क्या होता है? मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? वो 46, है ना। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र? 46 या 46, ठीक है। कितने जोड़े? 22 जोड़े। मनुष्य में कुल गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 46, और कितने जोड़े होते हैं? 22। अब कोई कहेगा 23 जोड़े ना, 23 जोड़े नहीं होते हैं। इसको सुनो, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे ये समझाया था आज से 12 साल पहले, मुझे ये समझ में नहीं आता था। ये सारा का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये मुझे समझ में नहीं आता था। मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास बैठ के पढ़ती थी, अब नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है ना। तो उसने मुझे समझाया था कि सर ये ऐसे है, समझ गए? आज से 10-12 साल पहले। आ गया नाम याद? नाम लेना मत, नाम याद आ गया? हाँ वही ना, वो नहीं, तुम समझ गई, है ना। ओके, हमारी एक स्टूडेंट है, चलिए चल नाम ले लेते हैं, क्या बुराई है। महिमा खुलबे, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट सर। और अगर मैं शुरू में आता 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए,
नहीं 15-16 साल हो गए। अब जैसे मैं कहीं फंस जाऊँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे फंसा लिया, तो वो उसके लिए चैलेंज, अच्छा गुरुजी फंसा लिया तुमने। वो उस समय जब कंप्यूटर लोगों के पास नहीं आए थे, साइबर कैफ़े जाना, रिसर्च करना, और कल को मुझे समझाना कि सर ये ऐसे 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 बताना उसको, और जब सर ने बता दिया तो सही उसने समझाया मुझे, ठीक है। हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट जो हमेशा यादगार बने रहते हैं। तो कहाँ थे भाई, तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, लेकिन 23 जोड़े नहीं होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। अब ये इस तरह से आप ना 22 जोड़े आपने बना लिए, कितने जोड़े? 22 जोड़े आपने बना लिए, एक्स वाई एक्स 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 एक्स, महिलाओं में एक्स 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 एक्स, पुरुषों में एक्स वाई। लेकिन अब जैसे पुरुषों की बात करेंगे तो एक्स खाली जगह, वाई खाली जगह। उसी तरह से महिलाओं में बात करेंगे तो एक्स खाली जगह, एक्स खाली जगह। तो जो है कि 44 गुणसूत्र तो ये हो गए, 45वां और 46वां। 44 गुणसूत्र ये हो गए, 45वां और 46वां। तो यहाँ पर एक एक जगह जो है वो खाली है। ये निषेचन के लिए पुरुष के जो शुक्राणु है महिलाओं के अंडाणु से मिलने के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं, तभी तय होता है कि होने वाली संतान कौन सी होगी, लड़का होगी कि लड़की होगी। तो एक्स खाली जगह, वाई खाली जगह। अब देखिए ये एक्स है, ये वाला जो एक्स है इससे मिलेगा तो होने वाली संतान लड़की होगी, ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो होने वाली संतान लड़का होगी। ये वाली संतान, ये एक्स है ना, ये एक्स जो है इससे मिलेगा तो होने वाली संतान लड़की होगी, और ये जो एक्स है होने वाली संतान इससे मिलेगा तो ये होने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगी। तो इसका मतलब लड़का और लड़की पैदा होने की जो गुंजाइश है 50-50 है। और हम पता नहीं किस किस के पास चले जाते हैं, नजूमियों तांत्रिक ओझाओं के पास, कि यार दुआ कर दो, ये कर दो, प्रार्थना कर दो, यज्ञ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जिससे कि लड़का पैदा हो जाए। लेकिन साहब साइंस ये कहती है कि चांस जो है वो 50-50 हैं, और ये निर्विवाद है कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा। कौन डिसाइड करेगा? पुरुष का गुणसूत्र। महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं। बहुत से लोग दूसरी शादी कर लेते थे कि यार लड़कियाँ पैदा होती जा रही हैं, लड़का हो जाए, है ना, 5 लड़की हैं, लड़की हो जाए, लड़का हो जाए, 5 लड़की हैं, छठा लड़का, 7वां हो गया, पूरे खानदान को दावत दी जा रही है, बेटा हो गया, बेटा हो गया। और वो इतना लाडला हो गया कि 12-13 साल की उम्र में ही, 15-16 साल की उम्र में मुझे पीने का, और 16-17 साल की उम्र में माँ बाप को लात मार के निकाल दिया, लो बेटा हो गया। यार एक औलाद एक हो लेकिन नेक हो, है ना। हाँ चले भाई, है मुझे ना पता, इतना ना पता, नहीं बताऊंगा लेकिन इतना टाइम नहीं है। चलें सर आगे। सर ट्रांसजेंडर में क्या होता है ना, गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, उसकी संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं ना, तो 46 गुणसूत्र की वजह एक गुणसूत्र जो है वो कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं। हाँ उसमें गड़बड़ी हो जाती है सर। ट्रांसजेंडर का मतलब ये किन्नर जिसे कह रहे हैं ना उसको। चलें कहाँ थे भाई हम? ये इतने खतरनाक सवाल IAS में पूछना, ठीक है। बैठ के आराम से पीछे सवाल दाग दिया और बैठे आराम से, है ना, सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, इसीलिए सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, है ना। ओके कहाँ थे? कहाँ थे? अच्छा हाँ यहाँ पे थे ना, हाँ ओके, ये हो गया, ये सब आप समझ गए हैं ना। तो कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक रोग यानी कि खानदानी रोग, आनुवांशिक रोग यानी कि खानदानी रोग। अब शुगर जैसे आप लोगों ना, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपके खानदान में किसी को था क्या, ये बुआ को, चाचा को, फूफा को पूछता है। तो ये सर जेनेटिकली भी चल रही है। तो आनुवांशिक रोग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे कोई डिजीज़ है तो मेरी संतानों में ये होगी ही होगी, लेकिन होने की संभावना ज़्यादा है। आनुवांशिक डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्णांधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? कलर ब्लाइंडनेस, है ना, वर्णांधता। तो कौन सा रंग हम ऐसा नहीं है कि ये रंग हमें दिखते नहीं है। वो कहता है कि वर्णांधता में कौन से रंग नहीं दिखते हैं, लाल हरा ना, ऐसा नहीं है, दिखते नहीं है, इनमें अंतर नहीं कर पाते हम। जैसे मेरा एक सिलेक्शन हुआ था ना, तो ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल हुआ था हमारा, तो मेडिकल हुआ तो उसमें आँखों की जाँच भी हुई। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपना मोबाइल निकालो, मोबाइल में कोई संख्या लिखी हुई थी, एक लाल रंग में और एक हरे रंग में कोई संख्या लिखी हुई थी। उन्होंने कहा ये क्या लिखा? हमने पढ़ के बता दिया ना, हाँ भाई ठीक है। तो एक नंबर लाल में लिखा हुआ था, एक नंबर हरे रंग में लिखा हुआ था। अगर हम लाल और हरे में अंतर ना कर पाते तो हम गड़बड़ा जाते, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि लाल और हरा रंग दिखता नहीं है, लाल और हरे रंग में हम अंतर नहीं कर पाते, कलर ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं। फौज में और पुलिस में कलर ब्लाइंड को हम लेते नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, ये ठीक भी हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना, मैंने ऐसा सुना है कि इसका इलाज भी हो जाता है। चलें सब कहाँ थे? ऐसा सुना है मैंने, मैं कंफर्म नहीं हूँ।
तो अब हीमोफीलिया का मतलब रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि आपको जब चोट लग जाती है तो खून रुकता नहीं है, चोट लगती है ना तो ऊपर पपड़ी से जम जाती है, जिसे हमारे गांव में कहते हैं खुरंट, आम भाषा में इसको थक्का, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कोटिंग। तो रक्त का थक्का ना बनना मीन्स ब्लड कोटिंग ना होना या शरीर से खून का रिसाव ना रुकना। ऐसा कहते हैं कि ये रोग जो सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, ऐसा कहते हैं। तो ये जो है खानदानी रोग है, आनुवंशिक रोग है। अब इसमें आता है कि भाई ये किस गुणसूत्र की वजह से होता है, इसको कहते हैं कौन से गुणसूत्र की लिंकेज से या कौन से गुणसूत्र इसका लिए सहलग्न है। तो एक्स गुणसूत्र जो है इसके लिए सहलग्न है, एक्स गुणसूत्र दोनों में ही। वैसे और भी हैं, क्लीफहेंटर है, पटाउ सिंड्रोम है, मंगोलिज्म है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा। मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले जो आपके एग्जाम हो रहे हैं 17-18 दिन में ज़्यादा ये पूछा जाएगा। वैसे तो पुलिंदा में बांध दूंगा, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ा जुआ खेल रहा हूँ, ठीक है। तो वर्णांतर हीमोफीलिया जो हैं वो आनुवंशिक रोग हैं, इसमें आप लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती, ये एक्स लिंकेज रोग है और इसकी वाहक स्त्रियाँ, इसकी भी वाहक स्त्रियाँ और इसकी वाहक स्त्रियाँ। इसी तरह से एक सिंड्रोम होता है, आनुवंशिक रोग है ये, टर्नर सिंड्रोम, और एक है क्लीफहेंटर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है स्त्रियों में होता है, स्त्रियों का कद छोटा रह जाएगा, है ना, स्तन का विकास नहीं होगा और बांझपन की समस्या पैदा हो सकती है, ये भी आनुवंशिक रोग है, इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और एक होता है क्लीफहेंटर सिंड्रोम। क्लीफहेंटर सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक आनुवंशिक रोग है और इसमें पुरुषों में महिलाओं के समान स्तन का विकास हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता की दिक्कत हो जाती है, ठीक है साहब। यहीं पे मैं बताता चलूँ, एक होता है पटाउ सिंड्रोम। कई आप देखो 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका तालू यहाँ से कटा होता है, ये होठ कटा हुआ होता है, तालू कटा हुआ होता है, तो वो ढंग से बोल नहीं पाता और वो मंदबुद्धि हो जाता है, उसे कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। एक इसी तरह से एक आनुवंशिक रोग होती है मंगोलिज्म या मंदबुद्धि होना। मंगोलिज्म या मंदबुद्धि में होता क्या है, बच्चे का मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है। बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, तंदुरुस्त पैदा होगा, उसकी ग्रोथ भी आम बच्चों जैसी होगी, लेकिन उसका मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं मंगोलिज्म। मंगोलिज्म इसको इसलिए कहते हैं, ये जैसे मंगोल नस्ल होती है ना, छोटा कद, चपटी नाक, चौड़ा मुँह, तो अजीब सी शरीर की बनावट हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मंगोलिज्म। लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बता मैं इसलिए रहा हूँ, मुझे पता सब है, लेकिन कौन सी चीज़ कब बतानी है तभी बताऊंगा, ठीक है। अरे अल्लाह, कहाँ थे। अगर बीच में वीडियो में कुछ मैं गलत बोल जाऊँ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपने इस वीडियो में ये गलत बता दिया है, तो मैं उसको सुधारूंगा आगे। अब पूछा है भाई ओजोन किसका ऑलोट्रोप है, अपर रूप या एलोट्रोप है, किसका, ऑक्सीजन का। ग्रेफाइट किसका, कार्बन का, है ना। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है ना, और हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का। हीरा ग्रेफाइट जो है कार्बन के एलोट्रोप है, ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। अच्छा लिख रखा है, कभी साथ साथ बोल रहे हो, ठीक है, ओके। समस्थानिक या आइसोटोप, आइसोटोप या समस्थानिक, आपको पता ही होगा कि जब परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। आपसे खूब पूछेगा कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो मैं दिख रहा हूँ सर इसमें, तो 1H1 यानी कि प्रोटियम, 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम और 1H3 यानी कि ट्राइटियम, ठीक है। 1H1, 1H2 और 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये किसके आइसोटोप हैं, ये हाइड्रोजन के, ठीक है ना। फिर मैंने यूरेनियम के आइसोटोप लगे हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यूरेनियम 232 है कि 234 है, ये आप लोग देख लेना, मेरे पास अभी समय नहीं है, देख लेना। यूरेनियम के आइसोटोप्स जब आप देखेंगे तो ये देख लेना कि ये 232 है कि 234 है, लेकिन ये कंफर्म है, ये यूरेनियम 235 और ये यूरेनियम 238, ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसमें से यूरेनियम एस जब आप लाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको यूरेनियम 235, लगभग 99% जो होता है यूरेनियम एस में वो यूरेनियम 235 होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ईंधन नहीं है, ये होता है 0.5% के आसपास, जिसका नाम है यूरेनियम 238, ये ईंधन है, यानी कि इसका विखंडन हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा इसमें बहुत कम है। और जब आप यूरेनियम एस में यूरेनियम 235 की मात्रा घटाते हैं, यूरेनियम 238 की मात्रा बढ़ाते हैं, इसी को हम कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम संबंधीकरण। और जब यूरेनियम एस में यूरेनियम 238 की मात्रा 20% से ज़्यादा हो जाएगी तो, हाँ 234 है, ठीक है, शाबाश, हमारी स्टूडेंट ने देख लिया है, ये 232 नहीं है, ये 234 है, ठीक है। तो जब यूरेनियम एस में यूरेनियम 200, देखो गलत बताने से अच्छा है ये कह देना कि भाई मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो यूरेनियम 235 को घटाना और यूरेनियम 238 की मात्रा को बढ़ा करके 20% ले आना यूरेनियम एस में, इसको हम कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। और जब यूरेनियम एस में यूरेनियम 238 की मात्रा 20% हो जाती है तो आप अब उससे आप या तो परमाणु बम बना लो, यानी कि सृजन विध्वंस कर लो, या फिर परमाणु ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लो, बिजली के रूप में, चिकित्सा व्यवस्था के रूप में, यानी कि विध्वंस का विलोम क्या होता है आप बताओ, विध्वंस का विलोम, हाँ अभी तो बहुत समय लगेगा इकबाल भाई, विध्वंस का विलोम आप बताओ, वो मैंने दिखाया है, चैन ना पड़ी,
हाँ सृजन, ठीक है ना, क्रिएशन और विध्वंस डिस्ट्रॉय, है ना। हाँ चलो और निपटाएं इसको जल्दी से, 1-1.5 घंटे की वीडियो तो हो गई होगी है ना। हाँ निपटाएं इसको यार, कल के लिए भी, सुबह के लिए भी, अगली वीडियो के लिए भी तैयार करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है प्लूटोनियम। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम ब्लास्ट हुआ था या जो बम गिराए गए थे वो था प्लूटोनियम बम, उसमें ईंधन जो था प्लूटोनियम था। इसी तरह से पोखरण में जो हमने परमाणु बम की टेस्टिंग की थी, पोखरण 1 और पोखरण 2, उसमें भी जो ईंधन था वो प्लूटोनियम था, ठीक है। पोखरण 1 1974 और पोखरण 2 1998, है ना। अच्छा अयस्क, यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेंड है, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट है, यूरेनियम का अयस्क पिचब्लेंड। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ, मैं लड़खड़ाने लगा। तो यूरेनियम का अयस्क है पिचब्लेंड, मैग्नीशियम के हैं डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, कैल्शियम का है जिप्सम, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट और कोरंडम, आयरन के हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और इल्मेनाइट। इसमें सबसे अच्छा जो आयरन अयस्क है वो मैग्नेटाइट है और सबसे ख़राब जो है वो इल्मेनाइट है। किण्वन क्या है? किण्वन का मतलब है सड़ाना, है ना। किण्वन का मतलब सड़ाना, जटिल कार्बन को सरल कार्बन में बदल देना, वही है किण्वन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गन्ने के रस से सिरका बनाना, है ना, दूध से दही बनाना, ठीक है ना। किण्वन जो है किसकी उपस्थिति में हो सकता है? ये ईस्ट कवक की उपस्थिति में भी हो सकता है और किसी बैक्टीरिया की उपस्थिति में भी हो सकता है ना। दही में कौन सा एसिड होता है? दूध से दही। दूध से दही जो है कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बनता है और दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो किण्वन जो है जटिल कार्बन को सरल कार्बन में बदलना है। ईस्ट और बैक्टीरिया से किण्वन हो सकता है, ठीक है ना। और ये ऊष्माक्षेपी क्रिया, इसका मतलब क्या है? इससे हीट जनरेट होती है, इस रिएक्शन में हीट पैदा होती है। जैसे चूने को पानी में मिलाते हैं ना, चूने को किसमें मिलाइए? चूने को इसमें मिलाइए और मनचाही चमक पाइए, ऐड आता ना, और साथ में मिलाइए पिडीलाइट, पता नहीं क्या है। अरे टीवी नहीं देखते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चूने मिलाइए मनचाही चमक पाइए। ओके चले, खैर क्या था, तो टीवी देखा करो यार। कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे। तो हाँ, अब इसकी किण्वन, जो किण्वन विधि है ना, किण्वन की खोज नहीं की, किण्वन विधि का जो इजाद किया गया वो किया था सबसे पहले, कुछ कह रहे? कॉल आ रही है किसकी? घर से कॉल आ रही है, आप बात कर लो। लुई पाश्चर, ठीक है ना। तो लुई पाश्चर ने किण्वन विधि की खोज की थी, ठीक है। श्वसन जो सांस ले रहे हैं ना हम लोग सांस ले रहे हैं, कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? ये ऊष्माक्षेपी क्रिया, यानी कि हीट निकलती है। कभी आप भाप, सर्दियों में ना भाप को देखना, वो गर्म होती है, जब अंदर से आती है ना सांस बाहर होती है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया, यानी कि इससे हीट जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इस समय कितनी है? 0.4%। इस समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.4% है। औद्योगिक क्रांति से पहले या उस समय होती थी 0.3%, अब 0.4% होगी, ध्यान रखना। पानी में है ये 0.03%। नाइट्रोजन हवा में आयतन के अनुसार है 78.5%, और अगर हम सभी गैसों के वजन को तोलें तो वजन के अनुसार नाइट्रोजन जो है वो 0.01% है। दूसरे नंबर पर हवा में आयतन के रूप में जो है सबसे ज़्यादा 20.29% ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक मैंने फार्मूला बनाया, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन। इसका फार्मूला मैंने बना दिया है नोआज। फिर ppm, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, मिलियन माने 10 लाख। अक्सर ये एक पैमाना है, मात्रक है ये, हवा में अलग अलग गैसों को या कणों को मापने का, पार्ट्स पर मिलियन, प्रति 10 लाख में एक। जहरीली गैसें, क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, फाजिन और सरीन गैस जो हैं, ये सभी जहरीली गैसें हैं। अक्रिय या इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसें, जैसे इनका अक्रिय गैस या इनर्ट गैस का दूसरा नाम नोवेल गैस या आदर्श गैस भी है। इन्हें हम रेयर अर्थ मटेरियल या दुर्लभ भी कहते हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं ये। इन्हें हम रेयर अर्थ मटेरियल या दुर्लभ तत्व भी कहते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलते हैं ये अक्रिय गैसें। इन्हें हम नोवेल गैस या आदर्श गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी गैस या धातु से या तो क्रिया करती ही नहीं है या बहुत आसानी से नहीं करती है, इसलिए इनको कहते हैं हम अक्रिय गैसें, ठीक है। सब ठीक है? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो अक्रिय गैस मिलती है वह है आर्गन, सबसे ज़्यादा मात्रा में। हीलियम भी एक अक्रिय गैस है, इसकी खोज की थी लॉकियर ने, ठीक है। हीलियम भी अक्रिय गैस है, ध्यान रखना, लॉकियर ने की थी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सूरज में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनती है ना सूरज में,
हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉरी हीलियम के 2 अणु मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं ना, यही है ना नाभिकीय संलयन, पक्की बात है ना। तो वहाँ अब हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में, हीलियम के 2 अणु आपस में मिले और हाइड्रोजन बनाएं, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि तारों में मौजूद है। आसानी से हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करती है, अक्रिय गैस है ये। सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस आर्गन। इसके अलावा और भी अक्रिय गैसें हैं, नियॉन, जिनॉन और रेडॉन। रेडॉन ऐसी अक्रिय गैस है जो सबसे कम मात्रा में मिलती है, लेकिन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है। नियॉन जो है, जो हमारी ये CFL लाइट्स है ना, CFL की फॉर्म क्या हुई, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, है ना, ऐसे करके कुछ है ना, हाँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। तो ये हमारी जो CFL लाइट हैं, इनमें जो चमक के लिए आती है वो आती है ऑर्गन गैस, इनमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बिजली के बल्ब होते हैं ना, बिजली के बल्ब के फिलामेंट को कहते हैं ना, बिजली के बल्ब को टूटने से बचाने के लिए, जो बिजली का बल्ब किससे बना होता है, बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट या अंदर का जो तंतु या तार बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन की खूबी यह है कि ऊष्मा का सुचालक है, जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से गलता नहीं है। गलता मीन्स टूटता नहीं है, इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही गल पाएगा, अर्थात टूट पाएगा, लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर भी टूट जाता है। तो इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर हम भरते हैं कौन सी गैस, आर्गन गैस। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरते हैं, पारा। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरते हैं, पारा। पारे की भाप, हिंदी में लिखा रहता है पारद बाष्प। पारद बाष्प का मतलब पारे की भाप, ठीक है ना। किसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर। CFL के अंदर कौन सी गैस, आर्गन, ठीक है ना। और बिजली के बल्ब के तंतु को बजाने के लिए उसके अंदर आर्गन। नाइट्रोजन भी भरते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी भर सकते हो, नाइट्रोजन भी भर सकते हो। और चिप्स के पैकेट, जो 5 रुपये की चिप्स लेने जाते हो, उसमें 2 चिप्स और 4 ही हवा, वो हवा नहीं होती, नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना। हाँ, वो उसको नमी से बचाती है, नमी से ख़राब होने से बचाती है। और जैसे ही आपने चिप्स का पैकेट खोला, नाइट्रोजन उसकी साफ, 2 घंटे बाद चिप्स क्या बन गए, चू चू का मुरब्बा। चलें भाई, किधर आ गए, यहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, लता मंगेशकर जी गाना गाई ना, ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ चलते चलते कहाँ आ गए, कहाँ। तो नियॉन जो है CFL में भरी जाती है, आर्गन भरवा दी हमने CFL में, हैं, सॉरी CFL में नियॉन भरी जाती है, बिजली के बल्ब में भरी जाती है आर्गन, और पारे की भाप भरी जाती है ट्यूबलाइट में। ये तो गलती हो गई, ध्यान रखना भाई। तो CFL में नियॉन भरी जाती है। अच्छा, वो चमकने वाले विज्ञापन नहीं होते हैं, रात में जो चमकते हैं विज्ञापन, होर्डिंग्स होते हैं ना, कि फला फला प्रिंटर्स होते हैं ना, फला फला हॉस्पिटल, है ना। तो उसके अंदर क्या भरी होती है, रात को जो चमकती है, नियॉन गैस भरी होती है चमकने वाले विज्ञापनों में। इसके अलावा हवाई अड्डों में रात को जो बल्ब चमकते हैं ना, लैंप, उन्हें वो नियॉन लैंप कहलाते हैं, खूब चमकते हैं वो, जरा सी रोशनी पा करके खूब चमकते हैं नियॉन लैंप। हवाई अड्डों पे रनवे पर ऊपर पायलट को दिखाने के लिए कौन सा रनवे खाली है, कौन सा भरा है, क्या है, तो उन्हें हम कहते हैं नियॉन लैंप, खूब चमकीले होते हैं ये। पारे की भाप मैंने आपको बता दी, आर्गन, नाइट्रोजन आपको बता दिया। गोली, बुलेट, है ना, बंदूक की गोली सीसा और आर्सेनिक। सीसा शरीर में छेद करता है, फाड़ देता है, आर्सेनिक जो है वो जहर का काम करता है। कहते हैं फिल्मों में देखते हैं, गोली शरीर में अटकी हुई है, गोली निकाल दी है, देखो सही हो जाए। तो गोली के अंदर जहर होता है जिसका नाम है आर्सेनिक या संख्या और शीशा। हंसी गैस या लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रीस्टले ने खोजी थी। ये अश्रु गैस होती है, क्लोरोपिक्रीन। टीयर गैस जो होती है वो क्लोरोपिक्रीन होती है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल वर्षा कराते हैं ना भाई, ऊपर आसमान में देखो, अगर आसमान में बिल्कुल बादल ना हो, बिल्कुल नमी ना हो, तो कृत्रिम वर्षा नहीं होगी। आसमान में हल्के फुल्के बादल हो, थोड़ी सी नमी हो, तो ऊपर आसमान में सिल्वर आयोडाइड, AgI नाम के पाउडर का आप छिड़काव कर दीजिए, वो बादलों को संघनित कर देता है, जिससे कि बारिश हो जाती है, ठीक है ना। सिल्वर आयोडाइड, दुनिया में सबसे पहले जो कृत्रिम वर्षा कराई थी वो चीन ने कराई थी। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, आग बुझाने के काम में आता है ये। फिर यह CaOCl2, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको बिरंजक चूर्ण, हिंदी में इसको कहते हैं बिरंजक चूर्ण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन से बनता है ये CaOCl2, और ये बिरंजक का मतलब किसी चीज़ का रंग उतारने वाला, फूलों का रंग उतार दो, कपड़े का रंग उतार दो, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप पानी से बैक्टीरिया मारने के लिए भी कर सकते हैं। क्लोरीन का और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप पानी से बैक्टीरिया मारने के लिए भी कर सकते हैं। जल शुद्धि जिसे कहते हैं ना, बिला क्लोरीन वाला पानी पिया कभी, अजीब सा कड़वा सा पिया नहीं, है ना। हाँ, तो पहले सवाल खूब आते थे, अब नहीं आते कि भाई पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, बोलते हैं ना आग बुझाने का हंडा,
एक आया ना फायर ब्रिगेड वाला आया, तो बोला जी ये जहाँ से लोग हंडा कहाँ से लोगे, मैंने हंडा सिलेंडर, हाँ सिलेंडर पढ़ा लिखा कह रहा हंडा, लेकिन मार्केट में उसे हंडे ही बोल रहे हैं, तो हंडा कहाँ से लो, तो हंडे में क्या होती है साहब, ये भरी होती है, ब्लीचिंग पाउडर भरा होता है ना। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, समझने वाली बात है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, जैसे ही आग के संपर्क में आता है, जैसे ही आग के संपर्क में आता है तो तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग के चारों तरफ एक परत बना लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग की दुश्मन है, आग को जलने नहीं देती है, ठीक है ना। तो जो सिलेंडर होते हैं ना फायर ब्रिगेड वालों के, अग्निशमन यंत्रों के, उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का वो छिड़काव करते हैं, शू शू करके, है ना, गैस निकल रही साहब, तो जैसे ही ये आग के संपर्क में आता है हीट के, वो CO2 निकलती है, CO2 जो है आग के चारों तरफ परत बना लेती है, जो कि आग को जलने नहीं देती, आग को बुझा देती है। तो आग की दोस्त कौन है, आप बताएं, आग की दोस्त, आग की दुश्मन तो CO2 हो गई, आग की दोस्त ऑक्सीजन, हाँ ठीक है ना। जलने में सहायक कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सक्रियता को कौन कम करती है, ताकि हम सांस ले सकें, नाइट्रोजन। अगर इस संसार में, इस हमारी सृष्टि में नाइट्रोजन ना होती तो भी हम ना जी पाते। ऑक्सीजन जो तेजाबी है, बहुत तीखी है, अगर प्योर ऑक्सीजन ले लो आप मर जाओगे, तो नाइट्रोजन कुदरत ने इसमें रखी है ताकि उसकी एक्टिविटी या सक्रियता कम हो जाए, ठीक है ना। हाँ कितनी तेज तेज बोल लेते गुरु जी। आग की दुश्मन है कौन, CO2, और आग की दोस्त कौन है, ऑक्सीजन। चूहा मार दवाई, रेड पॉइजन, जिंक फॉस्फाइड। चांदी जैसी चमक, सोडियम की और मैग्नीशियम की। सोने, ऐसा सोना बहुत ही लचीली धातु है, तो अगर सुनार प्योर सोने के जेवर आपको बना के देगा ना, तो बात बनेगी नहीं, जल्दी से टूट जाएंगे। सोना बहुत ही लचीली धातु है, तो उसमें थोड़ी कठोरता लाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है ना, ताकि वो टूटे ना, ठीक है। और फिर क्या है, रोल्ड गोल्ड होता है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो उसमें तांबा और एल्युमिनियम, 90% तांबा और शेष एल्युमिनियम, वो भी रोल्ड गोल्ड। फिर होता है एक प्लेटिनम धातु है, सफ़ेद रंग की चमकीली, इसे कहते हैं सफ़ेद सोना। मैंने बहुत मेहनत की है, 3-4 घंटे की ये मेहनत है इसको लिखना, पहले 4-5 घंटे रिसर्च, नहीं इतनी मेहनत नहीं, 26-27 साल का अनुभव, उसके बाद फिर 4-5 घंटे इसको लिखना, लिखने के बाद फिर आपके पास 2-3 घंटे इसको बोलना। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।